हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। माय हॉट प्रोफेसर पार्ट 5 चैप्टर 51 दादी माँ की डेंट इंटिमेसी। रॉय मेंशन। सुबह का समय। सुबह मेंशन के गार्डन में आकृति जी और अनुभा जी बैठे हुए थे। अनुभा जी आकृति जी की ओर देखते हुए कहती हैं, दादी माँ, बड़ी बहू तुमने आकर्ष को कॉल लगा कर पूछा कि नहीं वह कब तक आएगा? माँ, मैंने उसे पहले भी कॉल किया था पर वह मेरा कॉल पिक नहीं कर रहा है। कैसा नासमझ लड़का है, इसको कुछ ख्याल है कि नहीं कि अब इसकी शादी हो गई है, जिम्मेदारी बढ़ रही है, पर नहीं, इसको सिर्फ अपना काम दिखता है। लगा जरा उस पीए को कॉल बात करती हूँ मैं उससे जरा। आकृति जी आकर्ष के पीए को कॉल करती हैं। आकृति जी का कॉल आया देख पीए सकप का जाता है क्योंकि आकर्ष ने उसे झूठ बोलने के लिए कहा था कि वह अभी भी इंग्लैंड में है। पीए डरते हुए कॉल रिसीव करता है और कहता है, जी मैडम गुड मॉर्निंग। तो सामने से दादी माँ की आवाज आती है जो कि पीए को डांटते हुए कह रही थी, अपना गुड मॉर्निंग अपने पास रख, ये बता मेरा पोता कहाँ है और वह हम लोग का कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहा। यह अपना सर खुजलाते हुए कहता है, बड़ी मैडम सर अभी मीटिंग में है, जैसे ही मीटिंग ओवर होती है मैं उनको आपसे बात करने के लिए कह दूंगा, और यदि 1 घंटे के अंदर कॉल नहीं आया तो ये समझ लेना कि तेरी नौकरी गई। तू अपना बोरिया बिस्तर बांध के रख लेना। मैं नहीं जानती कॉल कैसे आएगा, कुछ भी हो जाए मुझे आकर्ष से बात करनी है, तो कोई भी तरीके से मेरी बात मेरे पोते से कराएगा, और यदि बात नहीं होती है तो तू अपनी पहली टिकट कटवा कर इंडिया आएगा और अपना इस्तीफा लेकर यहाँ से जाएगा। दादी माँ की धमकी भरी बातों को सुनकर पीए अपना थूक निगलता है और कहता है, बड़ी मैडम जैसे ही सर की मीटिंग ओवर होती है मैं सबसे पहले आप ही की बात कराऊंगा। मैं कुछ नहीं जानती, 1 घंटे के अंदर मुझे मेरे पोते से बात करनी है। इसके साथ ही दादी माँ कॉल कट कर देती है। पीए दादी माँ का कॉल कट होने के बाद गहरी सांस लेता है और फटाक से आकर्ष को कॉल करता है। यहाँ शिमला में आकर्ष अपने रूम में आराम फरमा रहा था कि इतने में ही उसका मोबाइल बजता है। आकर्ष जैसे ही कॉल रिसीव करता है सामने से उसके पीए की चिल्लाने की आवाज आ रही थी जो कि घबराते हुए कह रहा था, सर बड़ी मैडम का कॉल आया था, उन्होंने आपसे बात करने के लिए कहा है, यदि आपने उनसे 1 घंटे में बात नहीं की तो वो मुझे मेरी जॉब से निकाल देगी। आकर्ष जो कि आधी नींद में था पीए के इतनी जल्दी जल्दी बोलने पर झल्लाते हुए कहता है, क्या तुम आराम से कुछ कहोगे, और कौन सी तुम्हारी ट्रेन छूटी जा रही है जिससे तुम इतनी जल्दी बोल रहे हो? सर आप मौके की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, यहाँ मेरी जॉब का सवाल है, आप जल्द से जल्द बड़ी मैडम से बात कीजिए वरना वह मुझे इस जॉब से निकाल देगी। पीए की पूरी बात सुन आकर्ष कॉल कट कर देता है। अपना कॉल कटा देख पीए का दिल मुंह को आ जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। यदि आकर्ष ने दादी माँ को फोन नहीं किया तो उसकी जॉब तो गई, ये दादी पोते कभी मुझे चैन से जीने नहीं देते हैं। वह टेंशन के मारे केबिन में यहाँ से वहाँ चलने लगता है। वह दोबारा आकर्ष का कॉल डायल करना चाहता था पर आकर्ष के ऐसे कॉल कट कर देने पर वह उसके गुस्से का शिकार नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने आधा घंटा वेट करने का सोचा। आधे घंटे वह आकर्ष को दोबारा कॉल करेगा। आकर्ष अपने बिस्तर से उठ सबसे पहले फ्रेश होने जाता है और फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आता है। उसके दिमाग में अभी भी कल रात की बातें घूम रही थी, वह ऐसे बहुत गुस्सा था। वह अपने गुस्से को कंट्रोल कर दादी माँ का नंबर डायल करता है। आकर्ष का कॉल आता देख दादी माँ खुश होते हुए कॉल पिक करती हैं। जी दादी माँ, आप मुझसे बात करना चाहती थी। दादी माँ के बच्चे, तुझे लगता नहीं है कि तुझे दादी माँ को कॉल करना चाहिए? तू तो ऐसे गया है जैसे बिल्कुल गायब हो गया, कोई जिम्मेदारी नाम की चीज है कि नहीं तेरे अंदर? दादी माँ की ऐसी डांट सुनकर आकर्ष उनसे कहता है कि अब मैंने क्या कर दिया? सब तूने ही तो किया है, एक तो अपनी शादी के दिन ही गायब हो गया। अरे ऐसा कैसा काम कि इंसान अपनी शादी में ही ना रहे? ठीक है शादी के दिन गायब हुआ तो हुआ, 4 से 5 दिन बाद लौट तो आना चाहिए। बेचारी मेरी बहू कैसे इंतजार कर रही है। ऐश का जिक्र सुनकर आकर्ष अपने मन में बुदबुदाते आते हुए कहता है, काहे कि बेचारी कोई इंतजार नहीं है, यहाँ उसको एंजॉय करने से फुर्सत नहीं है, डांस करवा लो बस। आकर्ष को चुप देख दादी माँ दोबारा चिल्लाते हुए बोलती है, अब बोलेगा कुछ की नहीं? दादी माँ के ऐसे चिल्लाने पर आकर्ष फ्रस्ट्रेशन में कहता है, ठीक है दादी माँ मैं आज जाऊंगा 1-2 दिन में खुश, अब आपकी शिकायतें कम हुई कि नहीं?
आकर्ष के आने की खबर सुनकर दादी माँ थोड़ा खुश होते हुए कहती हैं, आना तो तुझे पड़ेगा ही, और हाँ एक बात और सुन ले, तेरी और ऐश्वर्या की शादी को आज 1 महीना हो जाएगा। तुम लोगों की फर्स्ट मंथ मैरिज एनिवर्सरी है, तो मैं चाहती थी कि तू आज के दिन आ जाए, पर नहीं तो आज के दिन भी नहीं आया तो मैं कुछ नहीं जानती, 1 से 2 दिन में तू जल्द से जल्द आ। आकर्ष अपना मोबाइल देखता है तो उसमें दादी माँ ने कॉल कट कर दिया था। आकर्ष डेट की ओर देखता है तो आज वही डेट थी जिस डेट को ऐश और आकर्ष की शादी हुई थी। कितनी जल्दी 1 महीना बीत गया, दोनों को समझ ही नहीं आया। आकर्ष मन ही मन में सोचता है कि क्या ऐश को याद होगा कि आज उनकी 1 मंथ मैरिज एनिवर्सरी है। फिर अपना सर झटक कहता है, उसे हमारी शादी से कोई मतलब ही नहीं है, कहाँ उसे याद होगा। आकर्ष का आज मन नीचे जाने का बिल्कुल नहीं था, इसलिए वह अपना लैपटॉप निकाल ऑफिस से रिलेटेड काम करने लगता है। दूसरी तरफ लिजा के रूम में लीजा ने कल वाले बॉडीगार्ड को वापस से अपने रूम में बुलाया था। इस समय रूम में लीजा के अलावा कोई नहीं था। सुबह सुबह बुलाए जाने पर बॉडीगार्ड लिजा के रूम में पहुंचता है तो देखता है लीजा बेड पर टिककर बैठी हुई है और उसने अपनी नाइट ड्रेस पहनी हुई है जो कि नेट की थी। बॉडीगार्ड देख सकता था कि उस नाइटी के अंदर लीजा ने कुछ नहीं पहना था। उसके उभार क्लियरली विजिबल हो रहे थे। लीजा हाथ के सारे से उसे अपने पास बुलाती है। बॉडीगार्ड झिझकते हुए लीजा के पास आता है और उसके बेड के करीब पहुंच सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। लीजा उसके ऐसा करने पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, स्ट्रिप योर क्लॉथ। बॉडीगार्ड हिचकिचाते हुए कहता है, पर मैडम रात को ही तो हमने किया था। जितना कहा जाए उतना करो, मैं इंतजार नहीं कर सकती। लीजा की बात सुनकर बॉडीगार्ड गहरी सांस लेता है और अपने कपड़े निकालना स्टार्ट करता है। बॉडीगार्ड अपने कपड़े निकाल देता है तो लीजा उसे हाथ के सारे से पास बुलाती है। बॉडीगार्ड लीजा की बात मानते हुए उसके पास जाता है तो लीजा उसके हाथों में हैंडकफ देती है और कहती है, टाई में। लीजा की बात मानते हुए बॉडीगार्ड उसे फॉलो करता है। लीजा उसकी तरफ देखती रहती है। आई नीड रफ रोमांस, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी और तुम तब तक नहीं रुकने चाहिए जब तक मैं ना कहूं। लीजा की बात सुनकर बॉडीगार्ड की लॉटरी निकल जाती है। बॉडीगार्ड लीजा के करीब जा सबसे पहले उसके गले को पकड़ उसे उठा पेट के बल लेटा देता है और कमर से पकड़ उसे घुटने के बल बैंड करता है। लीजा तिरछी मुस्कान दिए उसे देख रही थी क्योंकि बॉडीगार्ड बहुत रफली उसके साथ पेश आ रहा था। बॉडीगार्ड लीजा की नाइटी को फाड़ते हुए उसके बैक साइड पर थप्पड़ मारता है। लीजा दर्द से चिल्लाने लगती है। लीजा की दर्द भरी आवाज सुनकर बॉडीगार्ड एक्साइटेड हो रहा था। वह लीजा को बिना किसी वार्निंग उसके अंदर एंटर करता है और अपनी कमर को तेजी से मूव करने लगता है। लीजा प्लेजर के साथ चिल्लाने लगती है जिससे बॉडीगार्ड उसके साथ और रफली पेश आते हुए उसके बालों को पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है। लीजा की आंखों से आंसू निकल रहे थे पर वह बॉडीगार्ड को मना नहीं कर रही थी। बॉडीगार्ड लगातार उसकी बैक पर थप्पड़ों की बरसात करता है और अपनी कमर को तेजी से मूव करता है। ऐसे ही रूम में लगातार बीटिंग और प्लेजर की आवाज गूंजती रहती है। लीजा की पूरी बॉडी रेड हो गई थी क्योंकि बॉडीगार्ड उसके साथ बहुत रफ पेश आ रहा था, पर लीजा ने उसे मना नहीं किया। वह लगातार उसके साथ इंटीमेट होती रही। कुछ देर बाद जब लीजा से सहन नहीं होता तो उसे रोकने के लिए कहती है, लेकिन बॉडीगार्ड जो कि अपने होश में नहीं था वह अपनी पोजीशन को चेंज कर लीजा के साथ तेजी से इंटीमेट होने लगता है। कुछ देर में लीजा भी प्लेजर से उसका साथ देने लगती है। कुछ टाइम बाद दोनों अपनी क्लाइमैक्स पर पहुंच जाते। बॉडीगार्ड लीजा के ऊपर गिरा हुआ था। लीजा में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी कि वह अपनी एक उंगली को भी हिला सके। आज उसने ये डर्टी इंटीमेट लव मेकिंग जो की थी। लीजा के मन में लव मेकिंग के टाइम केवल आकर्ष का ख्याल था और वह बॉडीगार्ड को आकर्ष समझकर इमेजिन कर रही थी, जिसके कारण वह उसे रोक नहीं पा रही थी। चैप्टर 52 आकृति जी का कॉल, रिश्त का एहसास। द रॉयल होटल शिमला। ऐश का रूम। कल आकर्ष का गुस्सा देखकर ऐश में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो आकर्ष का सामना कर सके। कल के इंसिडेंट के बाद न ही आकर्ष ने ऐश को देखा था और न ही ऐश ने आकर्ष को। ऐश ने पूरा दिन अपने रूम में यहाँ से वहाँ होकर बिता दिया था। इस बीच अनोखी 2-3 बार उसके रूम में आई थी।
पर ऐश अपनी ही उलझनों में उलझी हुई थी, जिस कारण उसका मूड सही नहीं था, जिसे देख वह अपने रूम में चली गई। शाम का समय ऐश शादी के लिए रेडी हो रही थी। उसने रेड कलर का लहंगा पहना था जिसके ब्लाउज में गोल्डन वर्क था और वह स्लीव लेस था। ऐश अपना दुपट्टा पीन कर रही थी कि इतने में ही उसका फोन बजने लगा। उसने फोन उठाकर देखा तो आकृति जी का वीडियो कॉल आ रहा था। उसने अपने कपड़ों को सही किया और उनका कॉल रिसीव किया तो सामने अनुभा जी और आकृति जी दोनों थी। ऐश को ऐसे लाल जोड़े में देखकर दोनों उसे एकटक देखते ही रह गए। ऐश दोनों को सामने देख खुश होते हुए उन्हें ग्रीट करती है और कहती है, जी आंटी। उन लोगों को कुछ बोलता ना देख ऐश दोबारा बोलती है, आंटी आपको मेरी आवाज आ रही है। ऐश की बात पर दोनों अपने होश में आती है और ऐश की ओर देखती है। अनुभा जी, बेटा आप इन कपड़ों में बहुत अच्छे लग रहे हो। ऐश, थैंक यू आंटी। मैं शिमला आई हुई थी शादी में और आज शादी है इसलिए मैं रेडी हो रही हूँ। अच्छा, क्या तुम अकेली गई हो या तुम्हारी दादी भी तुम्हारे साथ गई है? अनुभा जी ने कहा। नहीं दादी माँ, दादी नहीं आई हैं। मैं और अनोखी आए हुए हैं। दादाजी के बिजनेस पार्टनर के यहाँ शादी थी। दादाजी कुछ काम में बिजी थे इसलिए उन्होंने हमें भेज दिया। आकृति जी मोबाइल से ही ऐश की नज़र उतारते हुए कहती हैं, अगर तुम मेरे साथ रहती ना बेटा तो मैं तुम्हारी नज़र उतार लेती। कितनी प्यारी लग रही हो बेटा, अपने कान के पीछे काला टीका लगा लेना। आकृति जी की बात सुनकर ऐश मुस्कुराने लगती है और उनसे कहती है, आंटी आप भी ना, अभी तो मैं रेडी भी नहीं हुई हूँ। सबसे पहली बात तो तुम मुझे आंटी कहना बंद करो। माना कि मैं तुम्हारी सासू माँ हूँ, लेकिन तुम मुझे माँ भी तो कह सकती हो। ये आंटी बड़ा पराया सा लगता है। आकृति जी के सासू माँ कहने पर ऐश एकदम से शांत हो जाती है, जैसे कि वह अपनी रियलिटी में आ गई हो। ऐश को कुछ न कहता देख आकृति जी कहते हैं, बेटा हमारी आवाज आ रही है ना? जी आंटी जी आ रही है। ऐश द्वारा फिर से आंटी कहे जाने पर आकृति जी ऐश को घूर कर देखती हैं तो ऐश संभल कर बोलती है, सॉरी माँ। ऐश की माँ कहने पर आकृति जी मुस्कुराने लगती है। आज का दिन कुछ खास है बेटा और मुझे लगता है शायद तुम भूल गई हो। आकृति जी की बात सुनकर ऐश उन्हें नासमझी में देखने लगती है। ऐसा क्या खास है माँ? बेटा आज तुम्हारी और आकर्ष की फर्स्ट मंथ मैरिज एनिवर्सरी है और तुम भूल गई हो। अपनी शादी का जिक्र सुन ऐश को ऐसा महसूस होता है कि उसके दिल में किसी ने चाकू से वार किया हो और ऐश मायूस हो जाती है। उसके चेहरे से गिल्ट दिख रहा था। वह अपने चेहरे को ठीक करते हुए कहती है, सॉरी माँ, मैं शादी के चक्कर में भूल गई। दादी माँ जो कि ऐश के हर एक एक्सप्रेशन को देख रही थी, वह आकृति जी को डांटते हुए कहती हैं, तुम भी बड़ी बहू बच्ची को गिल्टी फील क्यों करवा रही हो? देखो मेरी बहू का चांद सा चेहरा मायूस हो गया और यह सब तुम्हारे बेटे के कर्मकांड है। यदि वह अपनी शादी के दिन आता तो मेरी बच्ची अब तक हमारे साथ होती और उसे ऐसा फील ही नहीं होता कि वह शादीशुदा नहीं है। ऐश बनावटी मुस्कुराहट लिए कहती है, नहीं दादी माँ, मुझे याद रखना चाहिए था, आखिर मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ। ये कहते हुए ऐश की जुबान कांप रही थी और मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि मेरी शादी हो गई है। ये सब कहते हुए ऐश की आवाज में दर्द दिख रहा था। ऐश का मायूस चेहरा देख आकृति जी उसे समझाते हुए कहती हूँ, बेटा मेरा इरादा तुम्हें हट करने का नहीं था, मैं तो तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहती थी। कैसी खुशखबरी आंटी? सॉरी माँ, ये तुम्हारी आंटी माँ के चक्कर में ना, अब मैं तुम्हें अच्छे से आदत पढ़वा दूंगी कि तुम मुझे माँ ही कहो और जल्दी तुम हमारे घर आ जाओगी और जब घर में रहोगी तो ऑटोमेटिक ही माँ बोलना सीख जाओगी। ऐसा ना समझी। मैं उन्हें देखते देख दादी माँ और आकृति जी हंसते हुए कहती हैं, बेटा इतना परेशान मत हो, आकर्ष का कॉल आया था, वह जल्दी ही आने वाला है और वो जैसे ही आता है सबसे पहले हम तुम्हें विदा कराने लाएंगे। आकृति जी की बात सुनकर ऐश के माथे पर पसीने आने लगते हैं। वह इतनी केयर फ्री हो गई थी अपनी शादी को लेकर और उसने अपनी नज़दीकियां प्रोफेसर राय से बढ़ा ली। यह सब सोच सोचकर वो और उलझती जा रही थी। इतने में ही दादाजी अनुभा जी को आवाज लगाते हैं तो अनुभा जी ऐश को बाय कहते हुए कहती हैं, ठीक है बेटा आप रेडी हो जाओ, हम बाद में बात करेंगे। इसके साथ ही दोनों कॉल कट कर देती हैं। दादी माँ के कॉल कट करने पर ऐश जो कि शून्य में ताक रही थी, वह धम्म से बेड पर बैठ जाती है। वह अपने माथे पर हाथ रख लेती है।
उसकी आंखों से झर-झर के आंसू निकलने लगते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था वो अपनी सच्चाई को कैसे इग्नोर कर सकती है। उसने एक नहीं दो लोगों को धोखे में रखा। कैसे वो अपने पति के होते हुए कैसे प्रोफेसर राय के नजदीक जा सकती है। यही सब सोचते हुए उसका सिर फटने लगा था। ऐश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इतने में उसकी रूम की बेल बजती है। बेल 2 से 3 बार बज चुकी की थी लेकिन ऐश को होश ही नहीं था। वापस से बेल बजने पर ऐश अपने होशो हवास में आती है और दरवाजा खोलती है तो सामने अनोखी रेडी होकर खड़ी थी। ऐश को रेडी ना देख वह चिल्लाते हुए कहती, तू अभी तक रेडी नहीं हुई, हमें नीचे जाना है। अनोखी को देख ऐश उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। ऐश को ऐसा रोते देख अनोखी घबरा जाती है और वह उसे रूम के अंदर ला उससे पूछती है, क्या हुआ, तू ऐसे रो क्यों रही है। यार अनोखी, मैं इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हूँ। क्या लोग जो मेरे बारे में कहते हैं मैं सच में बेसी ही हूँ। अनोखी को ऐश की कोई बात समझ नहीं आ रही थी। अनोखी ऐश के चेहरे को पकड़ कहती है, मेरी बात तो सुन, पहले ये बता हुआ क्या है, तू ऐसे रो क्यों रही है। क्या तू प्रोफेसर राय की बात पर रो रही है, उनने फिर से तुझे डांटा क्या। तू बात नहीं समझ रही है, ऐश ने चिल्लाते हुए कहा। अनोखी ऐश के चिल्लाने पर जोर से बोलती है, तो फिर बता ना आखिर बात क्या है। ऐश अपनी हिचकियों को कंट्रोल करते हुए कहती है, अनोखी मुझसे गलती हो गई यार। क्या हुआ है, तुम मुझे पूरी बात समझा। वह अभी अनुभा जी के काल से लेकर प्रोफेसर के साथ नजदीकियों तक की बात अनोखी को बता देती है। अनोखी जो कि एक हद तक ये सब चीजें जानती थी पर वो ऐश के जॉली नेचर के कारण कुछ कह नहीं रही थी। पर अब उसे भी गिल्टी फील हो रहा था कि उसे टाइम रहते ऐश को समझना चाहिए था कि वह अपनी नजदीकियां प्रोफेसर राय की तरफ ना बढ़ाए। वह अपनी सच्चाई से रूबरू हो कि वह एक मैरिड वुमेन है। अनोखी ऐश को समझाते हुए कहती है, देख जो होना था वह हो गया, अब तू खुद को कंट्रोल कर, प्रोफेसर राय से अपनी सच्चाई बता देना और उनके अब नजदीक मत जाना। अनोखी तुझे इतना इजी लगता है क्या, ये सब ऑलरेडी पहले से मेरे से चिढ़े हुए रहते थे, यहाँ पर आकर थोड़ी हमारे रिश्ते सुधर रहे थे और अब मैं उन्हें बताऊंगी कि हमारी शादी हो गई है। उसके बाद भी मैं उनके क्लोज हो रही थी तो वह मेरे कैरेक्टर के बारे में क्या सोचेंगे। उन्होंने जो मानस के प्रपोजल के टाइम पर कहा था कि मैं एक कैरेक्टरलेस लड़की हूँ, फिर से वह मेरे बारे में वही सोचेंगे। तुझे प्रोफेसर रॉय की सोच से इतना क्यों फर्क पड़ रहा है। ऐश तेरी शादी ऐसी सिचुएशंस में नहीं हुई है जिसमें तेरी मर्जी हो। एक तो तेरा हस्बैंड भी तेरी शादी के दिन नहीं था, ऊपर से तू इतनी केयर फ्री थी तो ये सब चीज होना स्वाभाविक था। तो इतना मत सोच उनके बारे में। लेकिन अब प्रोफेसर राय से दूरियां बनाने लग या फिर उनके सामने कन्फेस कर ले कि तेरी लाइफ में ऐसा ऐसा है। ऐश बहुत जोर जोर से रो रही थी। अनोखी उसके चेहरे को पकड़कर कहती है, ऐश मुझे सच सच बता, क्या तू प्रोफेसर राय को लेकर सच में सीरियस है। ऐश अपनी नजरें यहाँ वहाँ करते हुए कहती है, तू मुझे ये क्यों पूछ रही है। ऐश मैंने जो पूछा है उसका सही जवाब दे, क्या तू प्रोफेसर राय को लेकर सीरियस थी। फिर अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहीं तू उनके प्यार में तो नहीं पड़ गई है। अनोखी की बात सुनकर ऐश कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। अनोखी उसका हाथ पकड़ वापस से खींचते हुए चिल्लाते हुए कहती, तो फिर इन सब चीजों का क्या मतलब है जो तुम ऐसा गिल्टी फील कर रही हो। जब तू उनसे प्यार ही नहीं करती तो प्रोफेसर सही बोल रहे थे तेरे बारे में कि तू सच में एक कैरेक्टरलेस लड़की है, अनोखी ने चिल्लाते हुए कहा। ऐश चिल्लाते हुए कहती, मैं नहीं हूँ कैरेक्टरलेस लड़की, मैंने अपनी लाइफ में जिसको प्यार किया है मैं उसी के नजदीक गई हूँ, मैं प्रोफेसर को प्यार करने लगी हूँ। पर ऐश तू ऐसा नहीं कर सकती है, जानती है ना। हाँ जानती हूँ। ऐश की आंखें रोने से लाल हो गई थी। अनोखी उसकी मनोदशा अच्छे से समझ रही थी। वो ऐश को समझाते हुए कहती है, देख ये वक्त और जगह दोनों इस बात को करने के लिए सही नहीं है। हम कल घर चल रहे हैं, वहां बात करेंगे, तू रेडी हो, हम नीचे जा रहे हैं। ऐश कुछ कहने वाली थी पर अनोखी उसकी बात काटते हुए कहती है, मैं तेरी न नहीं सुनूंगी, दोनों हमारा वेट कर रहे होंगे, तुझे ऐसे देखेंगे तो 1000 सवाल करेंगे, इसलिए रेडी हो और चलो। अनोखी की बात पर ऐश मन मारकर रेडी होने लगती है। चैप्टर 53 आकर्ष का सरप्राइज इग्नोरेंस। द रॉयल होटल शिमला। आकर्ष का रूम। दादी माँ के कॉल कट करने के बाद आकर्ष उनकी बातों के बारे में सोचने लगता है। आकर्ष को बिल्कुल भी याद नहीं था कि आज ऐश और उसकी शादी को 1 मंथ कंप्लीट हो गए हैं।
ऊपर से आकर्ष की नाराजगी के कारण ऐश सुबह से उसे नहीं दिखी थी। अब आकर्ष को गुस्सा आ रहा था कि वह करे तो करे क्या जिससे उसकी रूठी हुई बीवी मान जाए। आकर्ष अच्छे से जानता था कि उसके गुस्से के कारण ऐश उससे नाराज है और अब वह उससे बात नहीं करेगी। और आकर्ष अपनी जिंदगी के इतने खास दिन पर वह ऐश नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसलिए वह कुछ सोचने लगता है। कुछ देर सोचने के बाद वह अपना मोबाइल निकाल कर पीए को कॉल करता है। आकर्ष का कॉल आते देख पीए की जान में जान आती है और वह आकर्ष से पूछता है, सर आपने बड़ी मैडम से बात की कि नहीं। पीए के ऐसे बिना ब्रेक की गाड़ी के कहने पर आकर्ष गुस्से में उसे कहता है, और तुम्हें ये क्यों जानना है कि मैंने बात की है कि नहीं? क्योंकि सर आपके बात करने में ही यह डिसाइड होगा कि मैं आपके साथ आगे काम कर पाऊंगा कि नहीं। दादी माँ ने मुझे धमकी दी थी क्या अगले 1 घंटे में यदि आपका कॉल नहीं आता है तो वह मुझे जॉब से निकाल देगी। और उन्होंने ये काम किया कि नहीं? आकर्ष ने अपने पीए अजीत को परेशान करते हुए कहा। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? इस नौकरी से ही तो मेरा घर चलता है और आप ये ऐसी बातें करेंगे तो मेरा क्या होगा? प्लीज सर बताएं ना, बड़ी मैडम से आपने बात की कि नहीं? मेरी जान हलक में अटकी हुई है। हाँ हाँ कर ली है बात। अच्छा सुनो, मैं जो कह रहा हूँ उसे करो, मुझे यहाँ के सबसे अच्छे डेट प्लानर के बारे में बताओ। सर उससे आपको क्या काम है? आप तो ऑलरेडी शादी में गए होंगे, वहाँ किसको डेट पर लेकर जा रहे हैं? आकर्ष अपने दांत पीसते हुए कहता है, तुमसे जितना कहा जाता है तुम उतना क्यों नहीं करते हो? आज मेरी फर्स्ट मंथ वेडिंग एनिवर्सरी है और मैं अपनी वाइफ को सरप्राइज देना चाहता हूँ, इसलिए जितना कहा जाए उतना करो। फटाक से बेस्ट प्लानर के बारे में बताओ, मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। ओके सर मैं पता लगाता हूँ। वैसे कंग्रेचुलेशन सर। हाँ हाँ ठीक है, चलो रखो और फटाक से मेरा काम करो। आकर्ष मोबाइल को बेड पर फेंक खिड़की के पास आकर कहता है, आज की रात तुम्हारे लिए बेस्ट रात होगी बीवी। आज की रात में तुम्हें हमारे बारे में बताने वाला हूं। मैं जानता हूं कि हमारी शादी के दिन मेरे ना रहने पर तुम्हारा वह खास दिन मेमोरेबल नहीं बन पाया, पर आज के दिन तुम्हारे लिए खास होगा। आकर्ष अपना लैपटॉप लेकर ओएफसी का काम करने लगता है। काम करते करते 5 घंटे बीत जाते हैं। आकर्ष लैपटॉप बंद कर एक अंगड़ाई लेता है। उसके साथ ही आकर्ष बाथरूम में जाकर शावर लेता है क्योंकि उसे शादी के लिए रेडी होना था। शावर के बाद जैसे ही आकर्ष बाथरूम से बाहर आता है तो सामने क्रिश को देखता है जो कि बैठा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। आकर्ष टॉवल से अपना सिर पोंछते हुए क्रिश की ओर आता है और अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए कहता है, तुम मेरे रूम में इस वक्त क्या कर रहे हो? कुछ नहीं ब्रो, बस देखने आया था तुम्हारा गुस्सा शांत हुआ कि नहीं। बेचारी नन्ही सी जान को डरा दिया है। सुबह से मैंने मेरी प्यारी बेबी डॉल का चेहरा तक नहीं देखा। दोनों तुमसे डरी हुई है, नीचे तक नहीं आए, इवन उन लोग नाश्ते के लिए भी नहीं आए, और मैं गया रूम उसके तो उसने गेट ही नहीं खोला। आकर्ष क्रिश की बातों को अनसुना कर कवर्ड से कपड़े निकालने लगता है। अपनी बातों को ऐसे नेग्लेक्ट होते देख क्रिश सिर ना में हिलाते हुए आकर्ष के पास आता है और कवर्ड को जोर से बंद कर देता है। आकर्ष गुस्से में उसकी तरफ देखता है और कहता है, ये क्या हरकत है क्रिश? मुझे रेडी होना है, तुम्हें बात समझ में आ रही है कि नहीं? मुझे नहीं आ रही है। तुमने जो रात को रायता फैलाया था उसे क्लियर करो। मैं नहीं चाहता कि दोनों लड़कियां ऐसी मायूस रहे। आकर्ष क्रिश की बात में कहता है, नहीं रहेंगे, तुम फटाक से रेडी हो जाओ, नीचे हम चले गए, मैं सॉरी बोल दूंगा, ठीक है? ओह कम ऑन ब्रो। आकर्ष रॉय सॉरी बोल, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम सही से बताओ क्या प्लानिंग चल रही है तुम्हारी? मैंने ऐश के लिए सरप्राइज अरेंज किया है और तुम्हें अनोखी को अपने साथ एंगेज करना है। तुम उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, बस वह मेरा और ऐश का टाइम खराब ना करे, ठीक है? तुम उसे जी भर के देख लेना और उसे जी भर के मना लेना। क्रिश आकर्ष के गाल को चूमते हुए कहता है, ब्रो यू आर बेस्ट। क्या प्लान बनाया है? मस्त प्लानिंग है। यह अपनी चीपो हरकत है ना, मेरे साथ मत करना। आकर्ष अपने गाल को साफ करते हुए कहता है। क्रिश अपने दांत दिखाते हुए कहता है, वह एक्साइटमेंट में हो गया, ठीक है तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं भी रेडी होने जाता हूँ। आकर्ष अपनी अलमारी से 3 पीस सूट निकलता है और उसे पहनने लगता है। आकर्ष अपने बालों को जेल से सेट करता है, हाथ में एक महंगी वॉच पहना है, पैरों में शूज पहनता है।
आकर्ष अपने आप को शीशे में देखता है और कहता है, तो मिसेस रॉय तुम तो घायल होने वाली हो मिस्टर राय का ये लुक देखकर। और अपने बालों को साइड में कर आई विंक करते हुए रूम से बाहर निकल जाता है। आकर्ष सीधे पार्टी प्लानर के पास कॉल करता है। आकर्ष के पीए अजीत ने उसे उसका नंबर सेंड किया था। वह अपने सरप्राइज को लेकर कोई भी गलती नहीं करना चाहता था, इसलिए हर एक चीज अपने मन मुताबिक देखकर करवाना चाहता था, इसलिए सीधे वह जहां पर उसने डेट प्लान की थी वहां पहुंच जाता है। ऐश के रूम में अनोखी ने पीच कलर का एक लहंगा पहना हुआ था और बालों का जुड़ा बनाया हुआ था, माथे पर प्यारी सी बिंदी लगाई हुई थी। इस लुक में अनोखी मैच्योर लग रही थी। अनोखी ने ऐश को रेडी कर दिया था। ऐश ने आज वन साइड की एक मैसी छोटी की हुई थी जिसमें छोटे छोटे स्टोन लगे हुए थे, माथे में मांग टीका लगाया हुआ था, हाथों में भरी भरी चूड़ियां पहनी हुई थी। वह इस लुक में बहुत प्यारी लग रही थी। अनोखी उसके गले में पहना हुआ लॉकेट निकालते हुए कहती है, ये ड्रेस के साथ मैच नहीं कर रहा है, तुम ये वाला नेकलेस पहन लो। अपने मंगलसूत्र पर अनोखी का हाथ देख ऐश रोकते हुए कहती है, नहीं मैं इसी के साथ ठीक हूं, इसे मत उतारो। अनोखी ऐश की बात पर कहती, पर यह सूट नहीं कर रहा है इसके साथ अनोखी, यह मेरा मंगलसूत्र है। अनोखी की बात को काटते हुए ऐश कहती है, तुम ऐसे मत उतारो, नहीं चाहती कि मैं और गलतियां करूं, ऑलरेडी मैं बहुत सी गलतियां कर चुकी हूं। ऐश की बात पर अनोखी हाँ मैं फिर हिलाती है। दोनों रेडी होकर नीचे की ओर चले जाते हैं। ऐश और अनोखी नीचे बनी एक टेबल पर बैठ जाती है। ठीक उसी समय क्रिश आता है। अनोखी क्रिश को फुल इग्नोर करती है। अनोखी के इग्नोर करने पर क्रिश उसके सामने हाथ वेव करते हुए कहता है, क्या हुआ, मैं मेरी प्यारी डॉल को गुस्सा है। अनोखी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती तो क्रिश ऐश की ओर देखता है जो कि चेहरे पर बिना कोई भाव लिए सामने की ओर देख रही थी। क्रिश को समझ नहीं आता है कि ऐश को क्या हो गया है, लेकिन फिर आकर्ष के गुस्से के बारे में सोचकर वह अपना ख्याल झटक देता है। उसे अच्छे से पता था कि आकर्ष का गुस्सा बहुत खतरनाक था, इसलिए शायद ऐश पर उसका इफेक्ट पड़ा है, पर आकर्ष द्वारा तैयार किया जा रहे हैं सरप्राइज के बारे में सोचकर वह उस बात को वहीं छोड़ देता है। इधर आस्था क्रिश, अनोखी और ऐश को नीचे आया देख आस्था यहाँ वहां आकर्ष को ढूंढने लगती है, पर उसे आकर्ष कहीं नहीं दिखता। आस्था क्रिश की ओर आती है, पीछे से लिजा उससे आवाज लगाते हुए कहती है, आस्था कहाँ जा रही हो, रुको मैं भी आती हूँ। लिजा की बात पर आस्था हाँ में सिर हिला उन लोग की टेबल के पास आती है और फिश की ओर देखते हुए कहती है, मिस्टर क्रिश प्रोफेसर राय कहीं नहीं दिख रहे हैं क्या, वह अभी तक नीचे नहीं आए, अभी तक अपने रूम से रेडी होगा। अनोखी लिजा की तरफ देख रही थी जो कि अपनी लस्टफुल नजरों से क्रिश की ओर देख रही थी। उसकी नजरों को देखकर अनोखी को अच्छी फीलिंग नहीं आती। आस्था की बात का जवाब देते हुए क्रिश कहता है कि वह नीचे आ गया है, उसे कुछ काम था वही करने गया है। क्रिश की बात सुनकर आस्था मुस्कुराते हैं, अच्छा मुझे लगा अभी तक प्रोफेसर नहीं आए। मानस जो कि बहुत देर से ऐश की ओर देख रहा था, जब से ऐश नीचे आई थी तब से मानस की नज़र उससे नहीं हटी थी। वह कुछ प्लानिंग कर रहा था ऐश को लेकर। वह एक कॉल करता है, कहाँ पर हो तुम अभी? सर मैं यहाँ नीचे ही हूँ, फटाक से मेरे रूम में जाओ और कवर्ड में जो ब्लू कलर का बॉक्स है उसमें एक सीसी रखी हुई है, वह सीसी लेकर आओ। अमन की बात सुनकर बॉडीगार्ड हाँ कहता है, उसके रूम की ओर चला जाता है। मानस गंदी हंसी हंसते हुए कहता है, तो मिस ऐश्वर्या आज की रात आपके साथ वो होगा जिसे आप कभी याद भी नहीं कर पाएंगे और ऐसा भूलेंगे कि आपको याद भी नहीं होगा कि एक्चुअली मैं आपके साथ हुआ क्या है। चैप्टर 54 ऐश का सच कहना, आकर्ष के सवाल। द रॉयल होटल शिमला। अमन ऐश को लस्टफुल नजरों से देखते हुए वहां से चला जाता है। क्रिश अनोखी एक दूसरे से लड़ने में बिजी थे। ऐश उन्हें देख रही थी, उसे अपने और प्रोफेसर रॉय के साथ बिताए मोमेंट याद आने लगते हैं। ऐश अनोखी से प्यास लगी है का बहाना बना ड्रिंक काउंटर की ओर आ जाती है। ऐश को उन सब के बीच में अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए उसने अनोखी से ये कहा था। वह ड्रिंक काउंटर के पास आकर एक ऑरेंज जूस का ऑर्डर करती है। वेटर उसे ड्रिंक देता है, पर ऐश का ध्यान उस तरफ नहीं था। वो जैसे ही वेटर की ओर देखती है तो वहां पर एक लड़की खड़ी थी, उसने वही काम करने वाली ड्रेस पहनी हुई थी।
सामने कोई और जूस देख ऐश उससे कहती है मैंने ऑरेंज जूस ऑर्डर किया था। वेट्रेस मुस्कुराते हुए कहती है मैम प्लीज ये जूस ट्राई कीजिए, ये हमने खास आज की पार्टी के लिए तैयार किया है। वेट्रेस की बात सुनकर ऐश उसे घूरते हुए कहती है। ऐश उस जूस को देखते हुए कहती है इसमें ऐसा क्या खास है? मैम ये शिमला में इस समय आने वाले दुर्लभ प्रजाति के फ्लावर से बना जूस है। आपको ये शिमला में इसी सीजन में मिलेगा, नॉन सीजनल आपको ये नहीं मिलेगा। बहुत से लोग इसे पीने के लिए मोस्टली इसी सीजन में शिमला विजिट करते हैं और आज शादी के मौके पर बॉस ने खास ये गेस्ट के लिए रेडी करवाया है। ऐश वेट्रेस को देखते हुए उस जूस के गिलास को उठाती है जो कि हल्के पिंकिश कलर का था। ऐश उस जूस का एक शिप लेती है। एक शिप में ही उससे जूस का टेस्ट बहुत रिफ्रेश लगता है। धीरे धीरे ऐश अपना जूस खत्म करने लगती है। ऐश वेट्रेस को देखते हुए ऐश कहती है जूस सच में अच्छा है। उसे पीने के बाद ऐश को रिफ्रेशमेंट फील हो रही थी। उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसकी सारी टेंशन धीरे धीरे गायब हो रही है। वह मुस्कुराते उस जूस को एंजॉय करते हुए और पीने लगती है। वेट्रेस ऐश का पूरा खाली गिलास देख हंसते हुए कहती है मैंने कहा था ना आपको ये जूस बहुत पसंद आएगा। वेट्रेस की बात सुनकर ऐश मुस्कुराते हुए कहती है सच में ऐसा जूस मैंने कभी नहीं पिया, बहुत ही रिफ्रेशिंग था। ऐश वहीं रखी कुर्सी पर बैठ जाती है, उसे अब बहुत अच्छा लग रहा। वह वेट्रेस ऐश को तिरछी नजरों से देखते हुए वहां से चली जाती है और साइड में जाकर कॉल करती है सर आपका काम हो गया है, मैंने उनको वह जूस पिला दिया है। सर मेरे पैसे, अपना अकाउंट चेक करो, पैसे पहुंच गए हैं। कुछ ही देर में वेट्रेस का मोबाइल बीप होता है। वो कान से मोबाइल हटा देखती है तो 2 लाख अमाउंट उसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ था। वेट्रेस अमन को थैंक यू बोल कॉल कट कर देती है। सामने से मानस राक्षसों के जैसे हंसते हुए कहता है अब आएगा मजा, धीरे धीरे तुम सारी चीज भूल जाओगी और आज रात जो तुम्हारे साथ होगा वह भी तुम्हें याद नहीं होगा और मैं तुम्हारे बॉडी के एक एक अंग का रसपान करूंगा और तुम खुद मेरा साथ दोगी। अमन ने जो दवा मंगाई थी वह एक ऐसी दवा थी जिसे पीने के बाद इंसान अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल जाता है। जब तक उस दवा का असर रहता है तब तक इंसान एक अलग ही जॉली मूड में होता है और उसकी जो सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं वो बढ़ जाती है। इसमें वो जिस इंसान के साथ इंटीमेट होता है उसके बारे में और जो भी हुआ सब कुछ भूल जाता है। धीरे धीरे वह दवा 1 से 2 घंटे बाद एक्टिवेट हो जाती है और वही चीजें ऐश के साथ हो रही थी जो दिन भर से उससे परेशानी थी वह धीरे धीरे भूल रही थी। जैसे जैसे वह दवा ऐश के खून में मिलती जाएगी वैसे वैसे उसकी शरीर की हीट बढ़ती जाएगी और उसकी सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाएगी। ऐश वहीं पर बैठी सभी लोगों को देख रही थी, उससे अब शादी में अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद ऐश यहाँ वहाँ देखने लगती है। उसे आकर्ष से मिलना था, उससे बातें करनी थी। वो आकर्ष को ढूंढने के लिए उसके रूम की ओर जाती है। ऐश जाते हुए ही अनोखी को मैसेज करती है कि वह ऊपर रूम की ओर जा रही है। अनोखी ऐश का मैसेज देखती है और कहती है इसे अचानक क्या हुआ, मैं जाकर देखती हूँ। अनोखी को उठता देख कृष उसे रोकते हुए कहता है कहाँ जा रही हो तुम, अभी तो शादी स्टार्ट भी नहीं हुई है। अनोखी उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है ऐश ऊपर रूम साइड जा रही हूं तो मैं उसे देखने जा रही हूं। अनोखी की बात सुनकर कृष का दिमाग चलने लगता है और वह सोचता है कहीं आकर्ष ने तो ऐश को नहीं बुलाया और अगर यह वहां गई तो आकर्ष मुझे मार डालेगा। कृष अनोखी से हंसते हुए कहता है अरे वह रूम में जा रही होगी, कुछ काम होगा, अभी आ जाएगी, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो। कृष की बात सुनकर अनोखी कुछ कहने वाली थी लेकिन फिर वह ऐश की मनोदशा को देखते हुए हाँ में सिर हिला वहीं बैठ जाती है। ऐश को सामने चेयर पर न देख वेट्रेस पैनिक होने लगती है क्योंकि अमन ने उससे खास तौर पर ऐश के ऊपर नजर रखने कहा था। वो जल्दी से अपना मूव निकल अमन को कॉल करती है और डरते हुए कहती है सर मैडम पता नहीं कहाँ चली गई। अमन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है यू ब्लडी विच, कहा था ना नजर रखना, कहाँ गई होगी वो, ढूंढ उसे वरना उसकी जगह तेरा शरीर में रात भर नोचूंगा और पिछली बार की तरह छोड़ूंगा नहीं। अमन की धमकी को सुन उस वेट्रेस को वो पल याद आ जाते हैं जब उसने अमन के साथ रात बिताई थी। उसके बारे में सोच वो डरते हुए कहती है नन नहीं सर मैं ढूंढ रही हूँ। अमन गुस्से में मुक्का दीवार में मारते हुए कहता है मछली हाथ से निकल गई। फिर बॉडीगार्ड को कॉल कर यदि वो स्लट उसे न ढूंढ पाए तो उसे उठाकर मेरे रूम में लाना। दूसरी तरफ
ऐश लिफ्ट के जरिए ऊपर की ओर जा रही थी कि लिफ्ट का डोर खुलता है। ऐश जैसे ही सामने देखती है तो उसे दो काले जूते दिखते हैं। वो उन जूतों को देखते हुए अपनी नजरों को ऊपर करती है तो सामने खड़े शख्स देख उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो शख्स लिफ्ट में आते हुए ऐश के हाथ को पकड़कर कहता है, अकेले अकेले कहाँ जा रही हो? ऐश उस शख्स को देख खुश होते हुए कहती है, मैं तो आपके पास ही आ रही थी, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है आपसे आज। जी हाँ, वह शख्स कोई और नहीं प्रोफेसर रॉय थे, जिन्होंने ऐश को ऊपर की ओर जाते हुए देख लिया था, इसलिए वह उसके पीछे पीछे आ गए। आकर्ष ऐश की बात सुन उसके चेहरे को पकड़ते हुए कहता है, जो भी बात करनी है थोड़ी देर बात करना, अभी चुपचाप वहां चलो जहां मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूं। पर ऐश मना करते हुए कहती है, पर मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आकर्ष ऐश की बात को नजरअंदाज कर उसका हाथ पकड़ता है और टॉप फ्लो की बटन प्रेस करता है। आकर्ष को टॉप फ्लो का बटन दबाते देख ऐश उससे कहती है, हम रूफ में क्यों जा रहे हैं? ऐश की बात सुनकर आकर्ष उसके माथे को चूमते हुए कहता है, क्योंकि वहां मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, इसलिए चुपचाप अपनी आंखों को बंद करो, हम जल्दी वहां पहुंचने वाले हैं। ऐश मासूम चेहरा बनाते हुए कहती है, पर मैं आंखें बंद करूंगी तो देखूंगी कैसे, और देखूंगी नहीं तो गिर जाऊंगी ना। ऐश की ऐसी बच्चों जैसी बातों को सुनकर आकर्ष मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा, और उसका हाथ पकड़ उसे गोद में उठा लेता है। आकर्ष के ऐसे गोद में उठाने से ऐश चौंक जाती है और उसके गले में अपने हाथ डाल कसकर उसे पकड़ लेती है। कुछ ही देर में लिफ्ट रूफटॉप पर आकर खुलती है। आकर्ष लिफ्ट से बाहर आता है और उसका नीचे का बटन प्रेस कर छत का गेट को लॉक कर देता है। ऐश जब लिफ्ट को रुकता हुआ सुनती है तो वह आकर्ष से कहती, क्या मैं अब आंखें खोल लूं? आकर्ष उसे खड़े करते हुए कहता है, हाँ तुम अब आंखें खोल सकती हो। ऐश धीरे धीरे अपनी हिरनी जैसी आंखों को खोलती है तो सामने का नजारा देखे हेच उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सारे छत को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था, चारों तरफ लाइटिंग लगी हुई थी, पूरे छत में बलून्स बिखरे हुए थे। ऐश छत की सुंदरता देखते हुए कहती है, वाह कितना सुंदर लग रहा है, ये किसने किया है? यह आकर्ष ऐश की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें ये पसंद आया? पसंद आया, मुझे बहुत पसंद आया, कितना अच्छा लग रहा है। ऐश चारों तरफ घूमते हुए कहती है। ऐश को इतना खुश देख आकर्ष उसे पीछे से गले लगाते उसके कंधे को चूम लेता है। ऐश आकर्ष के चूमने से अपनी आंखें बंद कर लेती है, अपनी सांसों को संभालते हुए कहती, क्या ये सब मेरे लिए है? आकर्ष ऐश टीज करते हुए कहता है, क्या तुम्हें कोई और दिख रहा है यहाँ पर? आकर्ष की बात सुनकर ऐश जल्दी से घूम उसके गले लग जाती है और कहती है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ ही देर में आकर्ष को ऐश के सिसकने की आवाज आती है। ऐश के ऐसे सिसकने से आकर्ष के चेहरे पर सीरियसनेस आ जाती है और वह ऐश का सिर अपने सीने से अलग कर देता है तो ऐश का चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। ऐश का चेहरा आंसुओं से भरा हुआ देख आकर्ष को ऐसा फील होता है कि किसी ने उसके दिल पर सुइयां चुभा दी है। वह जल्दी से ऐश के चेहरे को पकड़ते हुए कहता है, क्या हुआ बेबी, तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगा क्या? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? ऐश लगातार सिसकते हुए आकर्ष को देख रही थी और वापस से उसके गले लगते हुए कहती है, मैंने आपसे बहुत बड़ी बात छुपाई है। तो ठीक है ना, हम बात करते हैं, पर तुम रो क्यों रही हो? ऐश हिचकियां लेते हुए कहती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं अपने दिल की सुनो कि अपने दिमाग की? आकर्ष उसे समझाते हुए कहता है, तुम पहले मुझे पूरी बात बताओ, उसके बाद ही मैं डिसीजन लूंगा। ऐश हिचकिचाते हुए आकर्ष से कहती है, मैं शादीशुदा हूं। आकर्ष का चेहरा गंभीर हो जाता है। ऐश आकर्ष के ऐसे रिएक्शन को देख घबराते हुए कहती है, पहले आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद ही कोई फैसला लीजिएगा। जैसा आप सोच रहे हैं ना वैसी लड़की नहीं हूं, प्लीज प्रोफेसर मेरी बात को समझिए। आकर्ष अपने चेहरे पर गंभीरता बनाए हुए ऐश का हाथ झटक देता है और कहता है, कहो क्या कहना है? ऐश अपनी शादी से लेकर आखिरी तक की सारी बातें आकर्ष को बता देती है। आकर्ष ऐश की सारी बात सुनने के बाद कहता है, क्या तुमने कभी अपने हस्बैंड से प्यार किया है? वह आकर्ष की बात पर कहती है, मैं आज तक उनसे नहीं मिली हूँ, हमने आज तक एक दूसरे को देखा नहीं है, बात नहीं की है, मैं उसे कैसे प्यार कर सकती हूँ? तो क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? चैप्टर 55 डोवरा शादी दोनों की कैरीबी। आकर्ष के सवाल पूछे जाने पर ऐश आकर्ष से दूर हो जाती है और अपना सिर नीचे कर लेती है।
आकर्ष चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कुछ पूछा है मिस कपूर, क्या आप मुझसे प्यार करती हैं कि नहीं? ऐश को कुछ न बोलता देख आकर्ष का गुस्सा बढ़ रहा था। वो ऐश के पास जाता है और उसका हाथ जोर से पकड़ उसे अपनी तरफ खींचता है और अपने दांत पीसते हुए कहता है, आप मुझसे प्यार करती हैं कि नहीं, मुझे जवाब चाहिए। आकर्ष के ऐसे जबरदस्ती करने पर ऐश चिल्लाते हुए कहती है, हाँ करती हूँ प्यार में आपसे। फिर रुककर, लेकिन उस प्यार से भी ज्यादा मुझे अपने दादा दादी की इज्जत प्यारी है। ऐश की बात सुनकर आकर्ष शांत हो जाता है और कहता है, यदि आपको मुझ में और आपके हस्बैंड में किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगी? आकर्ष की आंखों में देखते हुए ऐश जवाब देती है, अपने हस्बैंड को। ऐश की बातों को सुनकर आकर्ष का जो चेहरा सीरियस था वह धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। फिर भी उसके मन में कुछ डाउट्स थे जिसे वह क्लियर करना चाहता था, इसलिए वह ऐश से दोबारा सवाल पूछता है। आकर्ष फिर से ऐश से सवाल पूछता, पर आप तो कभी अपने हस्बैंड से मिली नहीं है और आप मुझे जानती हैं, मुझे प्यार भी करती हैं, फिर भी आप मुझे न चुनकर अपने हस्बैंड को क्यों चुन रही है? देखिए प्रोफेसर, मैं आपकी नज़दीक अपनी नासमझी के कारण आई थी। मुझे शादी जैसे शब्द का महत्व नहीं पता था, पर मैं अब उस बात को बहुत अच्छे से जानती हूँ और मैं नहीं चाहती कि जो गलती मैंने पहले की वह मैं दोबारा दोहराऊं। इसीलिए मैं अपने हस्बैंड को चुनूंगी, उसे सारी सच्चाई बताऊंगी, उसका जो फैसला होगा मैं वही मानूंगी। मैंने एक बार गलती की है, अब दोबारा नहीं कर सकती। मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत सच के साथ करना चाहती हूँ और एक अच्छी बीवी बनकर, ना कि नासमझ बनकर जो हर किसी के साथ फ्लर्ट करती रहती है। और मैं नहीं चाहती है कोई मुझे मेरी कैरेक्टर से जज करे कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ। ये सब बोलते हुए ऐश की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। ऐश के ऐसे कैरेक्टरलेस कहे जाने पर आकर्ष उसके नजदीक आता है और कहता है, तुम वह नहीं हो जो तुम कह रही हो, और सबसे पहले तो ये रोना बंद करो। ऐश हिचकी लेते हुए कहती है, रो नहीं तो क्या करूं, मुझे जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ, उसमें भी वह प्यार मुझे मिल नहीं रहा है। ऊपर से आप मुझे इतना सुनाते हैं, पता नहीं मेरे हस्बैंड को पता चलेगा तो मेरे बारे में क्या कहेगा। आपको कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? ऐश की ऐसी शिकायत सुन के आकर्ष हंसने लगता है। आकर्ष को हंसता देख ऐश गुस्से से उसके सीने में मुक्का मारते हुए कहती है, मैं इतनी सीरियस बात कह रही हूं और आप हंस रहे हैं। तुम बात ही ऐसी कर रही हो, अपनी ही पति से अपनी लव के बारे में बता रही हो, उसी से राय मांग रही हूं तो हंसेगा भी तो क्या करेगा बेचारा, खुद के बारे में जानकर कि उसकी वाइफ का लव कोई और नहीं वो स्वयं है और यह उसकी वाइफ को पता नहीं है। आकर्ष की बात सुनकर ऐश उसे नासमझी में देखने लगती है और कहती है, कौन पति किसका लव? मैं अपने हस्बैंड की बात कर रही हूं और लव आप हैं, तो दोनों एक इंसान कैसे हो सकते हैं? आकर्ष ऐश के पास आ उसे गले लगाते हुए कहता है, बिल्कुल हो सकते हैं बीवी, क्योंकि तुम्हारा लव ही तुम्हारा हस्बैंड है। आकर्ष की बात सुनकर ऐश उससे दूर होते हुए कहती, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना, मुझे शांत कर दे रहे हैं कि मैं ऐसा ना सोचूं। ऐश की ऐसी बातें सुनकर आकर्ष हंसते हुए कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। क्या प्रूफ चाहिए तुम्हें बताओ? मुझे कोई प्रूफ नहीं चाहिए, मुझे पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, इसलिए आप मुझसे बात मत कीजिए। ऐश गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है तो आकर्ष उसका हाथ पीछे से पकड़ते हुए कहता है, आकर्ष राय यही है ना तुम्हारे हस्बैंड का नाम? प्रोफेसर राय की बात को सुनकर ऐश चौंक जाती है और पीछे मुड़कर कहती, आपको कैसे पता? मैंने तो अभी केवल ये बताया कि मेरी शादी हुई है, मैंने हस्बैंड का नाम तो बताया ही नहीं। अरे मेरी भोली बेबी, क्योंकि मैं ही तुम्हारा हस्बैंड हूं इसलिए मुझे पता है। आप झूठ बोल रहे हैं, मेरे से ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा बताओ मेरा नाम क्या है? प्रोफेसर राय, डफर यह मेरा नाम है कि मेरी पोस्ट और सरनेम है? मेरा नाम क्या है? मुझे कैसे पता होगा? कॉलेज में तो सभी आपको प्रोफेसर रॉय ही कहते हैं, तो मैं भी आपको इसी नाम से जानती हूँ। तो सुन लीजिए मिसेस रॉय, आपका पूरा नाम मिसेस ऐश्वर्या आकर्ष रॉय है और मेरा पूरा नाम आकर्ष राय है। यानी कि आपका हस्बैंड और आप जिससे प्यार करते हैं वह भी आपका हस्बैंड ही है। आकर्ष की पूरी बात सुन ऐश का चेहरा ऐसा हो गया था, कोई भी देखेगा तो यही कहेगा कि शौक के कारण इसे सांप सुन गया हो। फिर आकर्ष ऐश को ऐसे देखकर उसके पास आता है, उसके चेहरे को अपने तरफ करते हुए उसके माथे पर किस करता है। आकर्ष के किस करने पर है ऐश अपने होश में आती है और कहती, आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं नाम?
आकर्ष दोबारा उसके माथे पर किस करते हुए कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं ही तुम्हारा हस्बैंड है, और हाँ, तुम्हारा सरप्राइज यह नहीं था, आगे है जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। आकर्ष ऐश का हाथ खींचते हुए छत की दूसरी तरफ ले जाता है, जहां पर बहुत ही सुंदर तरीके से मंडप सजाया गया था। उस मंडप को देखकर ऐश्वर्या आश्चर्य से आकर्ष की ओर देखते और कहती है, ये यहाँ क्यों है? आकर्ष उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, क्योंकि हम यहाँ शादी करने वाले हैं, जो शादी सही तरीके से नहीं हुई, अब हम उसे पूरे रीति रिवाज के साथ करेंगे। ऐश्वर्या उसे चेक करने के लिए दोबारा पूछती है, पर आज ही क्यों? इतने दिन से आपने कहा क्यों नहीं? तुम्हारी हरकतों के कारण नहीं बताया, हर किसी से फ्लर्ट करती रहती हो। यदि मैं तुम्हें पहले ही बता देता कि मैं ही तुम्हारा हस्बैंड हूं, तो मुझे कैसे पता चलता कि मेरी बीवी अपने रिश्ते को लेकर कितनी सच्ची है? तो आप मुझे चेक कर रहे थे? मैं तुम्हें चेक नहीं कर रहा था, पर बस मैं चाहता था कि तुम अपने रिश्तों को लेकर जिम्मेदार रहो। हर किसी चीज को मजाक में लेना सही नहीं होता है। ऐश्वर्या, तुम हर चीज को मजाक में लेती थी, बस मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि तुम्हारा सोचना अलग है और दुनिया का अलग। फिर आकर्ष उसके सर पर दुपट्टा डालते हुए कहता है, और आज ये सब करने का सबसे में रीजन ये है क्योंकि आज हमारी 1 मंथ मैरिज एनिवर्सरी है। मैं ये दिन तुम्हारे लिए खास बनाना चाहता हूँ। आकर्ष की बात सुनकर ऐश्वर्या शर्माने लगती है। नीचे आरती और संजय की शादी शुरू होने लगी थी, जो कि ऐश और आकर्ष को साउंड के जरिए सुनाई दे रही थी। आकर्ष ने पहले ही छत में साउंड लगा लिए थे। नीचे पंडित जी जैसा जैसा करवा रहे थे, वैसा वैसा आकर्ष और ऐश फॉलो करते जा रहे थे। आकर्ष ऐश को लेकर हवन कुंड के सामने बैठ जाता है। ऐश ने अपने लहंगे का दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। आकर्ष साइड में रखी थाली से वरमाला निकल ऐश को पहनता, तब और फिर ऐश भी आकर्ष को पहनाती है। कुछ देर बाद पंडित जी वर वधू को फेरे लेने के लिए कहते हैं। ऐश और आकर्ष दोनों एक दूसरे का हाथ थामे खड़े हो जाते हैं। पंडित जी फेरों के साथ उनका महत्व बता रहे थे। पहला फेरा साथी भावना की प्रतिज्ञा। पहला फेरा पति पत्नी को एक दूसरे के साथी भावना की प्रतिज्ञा करने का समय होता है। यह उन्हें एक दूसरे के साथ खुशियों और दुखों को साझा करने का आशीर्वाद देता है। ऐश आकर्ष के पीछे चल रही थी और आकर्ष आगे था। दोनों पंडित जी के कहे अनुसार फेरों के महत्व को दोहराते जा रहे थे। दूसरा फेरा संगति की भावना। इस फेरे में पति पत्नी को संगति की भावना से बांधते हैं। वे एक दूसरे के विचारों, आदर्शों और सपनों को साझा करते हैं। तीसरा फेरा संतानों का आशीर्वाद। तीसरे फेरे में पति पत्नी बच्चों के प्रति अपना प्रतिबद्धता दिखाते हैं। ये फेरा संतानों के लिए सुख, समृद्धि और संतानों के संरक्षण की कामना करता है। चौथा फेरा समृद्धि की कामना। चौथे फेरे में पति पत्नी समृद्धि और संपत्ति के लिए एक दूसरे की कामना करते हैं। ये फेरा उन्हें आर्थिक स्थिरता और समृद्धि की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। पांचवा फेरा धार्मिक संकल्प। इस फेरे में पति पत्नी धार्मिक संकल्प करते हैं और एक दूसरे के साथ धार्मिक जीवन के नियमों का पालन करने का संकल्प लेते हैं। छठा फेरा परमात्मा का आशीर्वाद। छठे फेरे में पति पत्नी परमात्मा के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं। ये फेरा उन्हें अपने जीवन में आनंद, शांति और प्रेरणा की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। सातवां फेरा एकता का प्रतीक। आखिरी फेरे में पति पत्नी एकता और समर्थन का प्रतिज्ञा करते हैं। वे एक दूसरे का साथ देकर जीवन के हर मोड़ पर एक साथ खड़े रहने का आशीर्वाद लेते हैं। इन 7 फेरों का महत्व भारतीय विवाह संस्कृति में अद्वितीय है, जो पति पत्नी के बीच संबंध को मजबूत करता है। और उन 7 फेरे होने के बाद पंडित जी उन्हें वापस से अपनी जगह बैठने के लिए कहते हैं। पंडित जी वर को वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाने बोलते हैं, तो आकर्ष साइड में रखी हुई प्लेट से सुंदर सा मंगलसूत्र उठाता है और ऐश के गले में पहना देता है। अपने गले में आकर्ष की छुअन को महसूस कर ऐश के बदन में सिहरन सी दौड़ जाती है। मंगलसूत्र पहनाने के बाद चांदी के सिक्के से वधू की मांग भरने के लिए कहते हैं। आकर्ष ठीक उनके कहे अनुसार चांदी के सिक्के से ऐश की मांग भर देता है। मांग भरते समय कुछ सिंदूर ऐश की नाक पर गिर गया था। ठीक वैसा ही आरती के साथ भी हुआ, तो पंडित जी नाक में गिरे सिंदूर का मतलब समझाते हुए कहते हैं कि यह बहुत शुभ होता है। जिस स्त्री की नाक में गिरता है उसका पति उससे बहुत प्यार करता है। पंडित जी की बात सुनकर आकर्ष और ऐश दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। पंडित जी वधू के पैरों में बिछिया पहनने के लिए कहते हैं। आकर्ष ऐश के गोरे गोरे पैरों में चांदी की बिछिया पहना देता है।
विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। उसके बाद पंडित जी दोनों को बड़ों का आशीर्वाद लेने कहते हैं। पंडित जी की बात सुनकर ऐश और आकर्ष खड़े हो जाते हैं और आकर्ष ऐश के माथे को चूमते हुए कहता है, शादी मुबारक हो बीवी, आज सही मायने में तुम मेरी हुई हो। आकर्ष के ऐसा करने पर ऐश के गाल लाल होने लगते हैं और वह शर्माते हुए आकर्ष के गले लग जाती है। आकर्ष उसे कसकर अपने सीने से लगा लेता है। आज उसके चेहरे पर सुकून था, ऐश को पा लेने का सुकून। तभी बादल गरजने की आवाज आने लगती है और थोड़ी देर बाद ही बारिश होने लगती थी। हमारे लव बर्ड्स अभी भी खड़े हुए थे और बारिश में भीग रहे थे। बारिश में भीगने के कारण ऐश के उसके कपड़े उसकी बॉडी से चिपक गए थे। ऐश को ठंड लग रही थी, जिसे महसूस कर आकर्ष उसे खुद से अलग करता है तो वह उसको देखते ही रह जाता है। आकर्ष की पूरी बॉडी भीगी थी, जिससे उसके कपड़े चिपक गए थे और बारिश का पानी उसके हीरे जैसे वदन पर मोतियों की तरह बारिश की बूंदें, जिसे देखकर आकर्ष की बॉडी हीट कर रही थी। एक दूसरे की आंखों में प्यार दिख रहा था। आकर्ष की आंखों में एक दूसरे को पा लेने की चाहत थी। आकर्ष अपने होठों को ऐश के होठों से जोड़ देता है। आकर्ष के होठों का स्पर्श अपने होठों में पाकर ऐश अपनी आंखें बंद कर लेती है। आकर्ष बहुत गहराई से उसे चूम रहा था। कुछ देर बाद अपनी किस को तोड़ते हुए आकर्ष ऐश की आंखों में देखता है, जैसे कि वह उसे आगे बढ़ने की इजाजत मांग रहा हो। आकर्ष की नजरों को महसूस कर ऐश शर्मा कर उसके गले लग जाती है। ऐश के ऐसा करने पर आकर्ष को उसका जवाब मिल गया था। वो ऐश को गोद में उठाते हुए छत में बने एक रूम की ओर चला जाता है। चैप्टर 56 अनगदरी, ऐश और आकर्ष का एक होना। बारिश में भीगते हुए आकर्ष ऐश के होंठों को अपने होठों से जोड़ देता है और उसे किस करने लगता है। ऐश भी आकर्ष के किस का जवाब देते हुए उसके होठों को शक कर रही थी। दोनों बारिश में भीगते हुए एक दूसरे की प्यास बुझा रहे थे। आकर्ष अपनी ओर ऐश किस को ब्रेक करते हुए ऐश की तरफ देखता है, जो आंखें बंद किए आकर्ष के हर एक टच को महसूस कर रही थी। आकर्ष के ऐसे रुक जाने पर ऐश अपनी आंखें खोलते हुए उसे देखती है, जो कि ऐश को ही अपनी इंटेंस नजरों से देख रहा था। आकर्ष ऐश से पूछता है, क्या हम अपनी शादी को आगे बढ़ा सकते हैं? आकर्ष की बात सुन ऐश की नजरें झुक जाती है। आकर्ष उसे ऐसे नजरें झुकाते देख दोबारा पूछता है, जब तुम हाँ कहोगी हम तभी आगे बढ़ेंगे। ऐश को लगता है कि उसके जवाब न देने से आकर्ष पीछे हटेगा, इसलिए वह आकर्ष का हाथ जल्दी से पकड़ अपने होठों को उसके होठों में जोड़ देती है और उसे किस करने लगती है। अपने होठों को आकर्ष के होठों से अलग कर ऐश धीरे से कहती है, आई नीड यू, मैं पूरी तरीके से आपकी होना चाहती हूँ प्रोफेसर। ऐश की बात सुनकर आकर्ष के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो ऐश को अपनी गोद में उठाकर छत में ही बने रूम की ओर ले जाने लगता है। आकर्ष के ऐसे सडन एक्शन पर ऐश हड़बड़ा जाती है और उसे कसकर पकड़ लेती है। आकर्ष अपने पैरों से रूम को धक्का दे खोलता है और ऐश को नीचे खड़ा करता है और पीछे मुड़ रूम को लॉक करता है। पूरे रूम में अंधेरा था। ऐश आकर्ष के ऐसे छोड़ने पर तुरंत उसे पुकारने लगती है, 1 मिनट बीवी, जहां खड़ी हो वैसे ही खड़ी रहो। अगर तुम 1 इंच भी हिली तो आज की रात तुम्हारे लिए बहुत बेदर्दी से बीतेगी। आकर्ष की ऐसी धमकी सुनकर ऐश अपनी जगह से सिमटते हुए खड़ी हो जाती है। आकर्ष दरवाजे के दूसरी तरफ जाकर म्यूजिक सिस्टम ऑन करता है और लाइट ऑन कर रूम में मोमबत्तियां जलाने लगता है। जैसे जैसे आकर्ष मोमबत्तियां जला रहा था वैसे वैसे रूम में पीली रोशनी फैलती जा रही थी। उस पीली रोशनी में ऐश का भीगा हुआ बदन सोने के जैसा लग रहा था, जो कि आकर्ष को और उत्तेजित कर रहा था। पूरे रूम में जब मोमबत्तियां जल जाती हैं तो ऐश चारों तरफ देखती है। बेड को फूलों से सजाया गया था और उनके चारों तरफ मोमबत्तियां थी। बलून्स नीचे पड़े हुए थे। ये सब चीज देख ऐश का चेहरा खुशी से खिल जाता है। अब वह आकर्ष की तरफ देखती है, जो कि प्यार भरी नजरों से उसे ही देख रहा था। ऐश को ऐसे खुद को देखता देख आकर्ष अपना हाथ फैलाता है। आकर्ष के फैले हुए हाथों को देख ऐश दौड़ते हुए उसके गले लग जाती है। आकर्ष उसे अपनी बाहों के आगोश में समा लेता है। मैं चाहता था हमारी सुहागरात बहुत स्पेशल हो, इसीलिए तैयारी पहले से ही करवा ली थी। आपको पता था पहले से ही कि ये होने वाला है, ऐश उसके सीने में हाथ मारते हुए कहती है। आकर्ष हंसने लगता है। गाने के बोल और रूम की गर्माहट को देख धीरे धीरे ऐश भी बहक रही थी। कुछ दवाई का असर था और कुछ आकर्ष की जुनूनी मोहब्बत का, जो कि उसके शरीर में हीट पैदा कर रहा था। कुछ ऐसा ही हल आकर्ष का था। आकर्ष ऐश के प्यार में हॉटनेस महसूस कर रहा था।
अंग लगा दे रे मोहे रंग लगा दे रे अंग लगा दे रे मोहे रंग लगा दे रे मैं तो तेरी जोगनिया तू जोग लगा दे रे जोग लगा दे रे। आकर्ष के ऐसे कसकर पकड़े जाने से ऐश उससे दूर जाने लगती है तो आकर्ष उसके दुपट्टे को पकड़ लेता है। ऐश का दुपट्टा जो कि उसके सिर में था पूरा नीचे गिर चुका था। आकर्ष उसके दुपट्टे को अपने हाथ में लपेटे हुए ऐश के पास जाता है। धीरे से वह उसके दुपट्टे को उसकी कमर से हटा उसके शरीर से अलग कर देता है। प्रेम का रोग लगा दे रे मैं तो तेरी जोगनिया तू जोग लगा दे रे। राम रतन धन लगन मगन मन तन मोरा चंदन रे उजली कोरी प्रीत प्यासत रंग लगा दे रे अंग लगा दे रे मोहे रंग लगा दे रे मैं तो तेरी जोगनिया तू जोग लगा दे रे। आकर्ष के दुपट्टा हटाने से ऐश अपने सीने को ढकते हुए खुद में सिमट जाती है। आकर्ष दुपट्टे को बेड की साइड में फेंक ऐश की कमर को पकड़ अपनी तरफ खींचता है और उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। आकर्ष की छुअन को महसूस कर ऐश की बॉडी पर सिहरन दौड़ने लगती है और वह आकर्ष के ब्रॉड शोल्डर को पकड़ लेती है। उसके मुंह से प्यारी प्यारी आह निकल रही थी। आकर्ष ऐश को गोद में उठा बेड पर लिटा देता है। बिस्तर पर लेटे हुए वह करवट बदल लेती है। रात बंजर सी है काले खंजर सी है रात बंजर सी है काले खंजर सी है तेरे सीने की लौ मेरे अंदर भी है तू हवा दे इसे तो मेरा तन जले जला दे रे संग जल दे रे मोहे रंग लगा दे रे मैं तो तेरी जोगनिया तू जोग लगा दे रे रास है। ऐश की करवट बदलने पर आकर्ष उसके पीठ को चूमते हुए धीरे धीरे उसके ब्लाउज की डोरियों को खोलने लगता है। ऐश अपने पैरों को बेडशीट पर कस लेती है। आकर्ष डोरियों को खोलते हुए उसकी पीठ पर किस कर रहा था और बाइट कर रहा था जिससे ऐश उत्तेजना से मौन कर रही थी। उसकी इन उत्तेजित आवाज को सुनकर आकर्ष और उत्तेजित हो रहा था। रात में तेरी हर बात में रास है रात में तेरी हर बात में बोलो मैं क्या करूं ऐसे हालात में हूं मैं तेरी मलंग तू ही मेरा नशा चढ़ा दे रे भंग चढ़ा रे प्रेम की भंग चढ़ा रे मैं तो तेरी जोगनिया तू जोग लगा दे रे। आकर्ष एक ही झटके में ऐश के ब्लाउज को निकालकर बेड के नीचे फेंक देता है। अचानक हुए इस हमले से ऐश जल्दी से खुद को छुपाते हुए पेट के बल लेट जाती है। ऐश के ऐसे शर्माने से आकर्ष के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसकी कमर पर हाथ रख उसे पीठ के बल लिटाता है। ऐश धीरे से घूमती है तो आकर्ष देखता है ऐश ने आंखें बंद करी हुई है और अपने सीने को हाथों से छुपाया हुआ है। आकर्ष उसकी नोज पर किस करता है और लिप्स पर किस करते हो कहता है बेबी अगर तुम ऐसे शर्माऊंगी तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। आकर्ष के ऐसे कहने पर ऐश धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो आकर्ष तिरछी मुस्कान लिए उसे ही देख रहा था। तो ऐश वापस से अपनी आंखें बंद कर लेती है। आकर्ष वापस से ऐश के लिप्स पर किस करते हुए धीरे धीरे गर्दन पर किस करता है और उसके हाथों को सीने से हटाता है। ऐश अपने हाथों को हटता महसूस कर रही थी पर वह भी आकर्ष को रोकती नहीं। वह अपने हाथ से बेडशीट को कसकर पकड़ लेती है। आकर्ष जब ऐश के पीठ जैसे उभार को देखता है तो उसका रहा सहा सबर भी खत्म हो जाता है। वह अपने एक हाथ से उभार को प्रेस करता है और दूसरे को किस करने लगता है। आकर्ष के किस और प्रेस करने से ऐश मदहोश हो रही थी और वह प्लेजर के साथ मौन कर रही थी। आकर्ष धीरे से उसके उभरा को शक करने लगता है। ऐश के हाथ बेडशीट पर कस गए थे और दूसरा हाथ आकर्ष के कंधे को कसकर पकड़ा हुआ था। जब आकर्ष ऐश के उभारों से संतुष्ट जाता है तो वह ऐश के ऊपर से उठकर अपने कपड़े रिमूव करने लगता है। ऐश अभी भी आंखें बने किए हुए लेटी थी। आकर्ष लगातार ऐश के हाफ नेकेड बॉडी को देख रहा था। वह अपने कपड़े रिमूव करने के बाद वापस ऐश के ऊपर आता है और एक हाथ से उसके लहंगे को खोलने लगता है। ऐश शर्म के मारे और लाल हो जा रही थी। आकर्ष उसके लहंगे को रिमूव कर उसके इनर क्लॉथ्स भी निकाल देता है और धीरे से नीचे की ओर उसके टमी को किस करने लगता है। ऐश ये सब चीज महसूस कर रही थी। निचले एरिया को किस करने के बाद वापस से ऊपर आता है और ऐश की ओर देखता है जो कि आंखें बंद किए हुए सारी चीज महसूस कर रही थी। उसका सीना अप डाउन हो रहा था। उसके चेहरे में सुकून दिख रहा था। आकर्ष ऐश के चेहरे के पास जा धीरे से उसके कान में कहता है बीवी अपनी आंखें खोलो। जब मैं तुम्हें अपना बनाऊं तो मैं चाहता हूं कि तुम मुझे देखो। ऐश आकर्ष की बात नहीं सुनती तो आकर्ष उसके सीने को जोर से प्रेस करता है। दर्द के कारण ऐश की आह निकल जाती है और वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। आकर्ष ऐश की आंखें खुलता देख उसके लिप्स पर किस करता है और कहता है तुम मुझे देखो जब मैं तुम्हें पूरी तरीके से अपना बनाऊंगा। आकर्ष एक हाथ से ऐश के पैरों को अलग करता है और अपने मेनहुड को ऐश की वुमेनहुड के पास लेकर जाता है।
ऐश आकर्ष के टच को अपने वुमेनहुड में महसूस कर रही थी, जिससे आकर्ष उसे धीरे धीरे सहलाते हुए कहता है, डरो मत, मैं आराम से करूंगा, थोड़ा दर्द होगा, उसके बाद तुम भी एंजॉय करोगी। आकर्ष की बात सुन ऐश हाँ में सर हिलाती है तो आकर्ष उसे देखते हुए धीरे धीरे उसके अंदर एंटर होता है। जैसे ही आकर्ष अंदर एंटर होता है तो ऐश के चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। आकर्ष खुद को शिफ्ट करते हुए लगातार ऐश को देख रहा था। उसके बदलते भाव को देख आकर्ष उसे किस करने लगता है और धीरे से कहता है, प्लीज बेबी थोड़ी देर होल्ड करो, कुछ देर बाद सारा दर्द चला जाएगा। आकर्ष की बात सुन ऐश हाँ में सिर हिला देती है तो आकर्ष एक झटके में पूरी तरीके से एंटर कर जाता है, जिससे ऐश की एक दर्दनाक चीख निकल जाती है। उसकी चीख को सुनकर आकर्ष रुक जाता है, उसे किस करने लगता है। ऐश की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। जब ऐश थोड़ी देर में शांत होती है तो आकर्ष ऐश की ओर देखता और कहता है, अब तुम ठीक हो, मैं आगे बढ़ूं, अगर तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है तो हम ये बाद में भी कर सकते हैं। आकर्ष के रुकने की बात सुन ऐश कहती है, मैं ठीक हूं, आप करो। ऐश की हाँ सुन आकर्ष धीरे धीरे अपनी कमर को मूव करने लगता है। ऐश को वह दर्द फिर से होने लगता है, पर कुछ ही देर बाद उसे अच्छा महसूस होने लगता है। आकर्ष बहुत ही सॉफ्ट तरीके से ऐश के साथ संबंध बना रहा था, पर यह सॉफ्टनेस कब तक रहती है तो आकर्ष ही जानता था। आकर्ष इंटीमेट होते हुए ऐश की बॉडी में हाथ फेरा रहा था। वह धीरे से उसके उभारों को प्रेस करते हुए उन्हें सक करने लगता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब जा रहे थे। आज सही मायने में ऐश पूरी तरह आकर्ष की हो गई थी। जोग लगा दे रे प्रेम का रोग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया तू जोग लगा दे रे, राम रतन धन लगन मगन मन तन मोरा चंदन रे, राम रतन धन लगन मगन मन तन मोरा चंदन रे, राम रतन धन लगन मगन मन तन मोरा चंदन रे। चैप्टर 57 ड्रग्स अमन क्रूअल्टी। ऐश और आकर्ष के रूम में लगातार सिसकियां और हॉर्न की आवाज आ रही थी। आकर्ष भले ही सॉफ्ट रहने की कोशिश कर रहा था, पर ऐश की करीबी से वह इतना बहक गया था कि वह बिल्कुल बीस्ट बन गया था। ऐश लगातार दर्द से चिल्ला रही थी, प्रोफेसर थोड़ा धीरे करिए ना, मुझे दर्द हो रहा है। पर आकर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ऐश की आंखों से आंसू निकल रहे थे। लगभग 2 घंटे बाद उस रूम में शांति छा जाती है। आकर्ष अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए ऐश के ऊपर ही लेट जाता है, जो कि जोर जोर से सांस ले रही थी। उसका सीना आकर्ष के सीने से टकरा रहा था। आकर्ष अपने सीने में ऐश के सीने का टच फील कर फिर से बहकने लगा था, इसलिए वह उसके साइड में लेट जाता है और ऐश को अपने पास खींचता है। आकर्ष ऐश के चेहरे पर हाथ फेरते हुए उसके पसीने से भरे चेहरे को देख कहता है, क्या तुम ठीक हो? ऐश आंसू भरी आंखों से आकर्ष की ओर देखते हुए कहती है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आप मेरी बिल्कुल नहीं सुन रहे थे, मैंने कितना रोका था फिर भी। आकर्ष ऐश के माथे को चूमते हुए कहता है, सॉरी बेबी, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तुम्हारे नजदीक जाते ही मेरा सारा कंट्रोल धारा का धरा रह गया, प्लीज मुझे माफ कर दो। आकर्ष के मासूम चेहरे को देखकर ऐश उसके सीने से लग जाती है और कहती है, इसका बदला मैं आपसे जरूर लूंगी। आकर्ष मुस्कुराते हुए उसे कसकर गले लगा लेता है और कहता है, बिल्कुल ले लेना, और उसके माथे को चूमते हुए अब सो जाओ। और आकर्ष धीरे धीरे उसके माथे को सहलाने लगता है। ऐश धीरे से सो जाती है। दूसरी तरफ ऐश को ढूंढते हुए लगातार 2 घंटे हो गए थे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला था। अमन अपनी डिजायर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए वह अपने बॉडीगार्ड को कॉल करता है और कहता है, क्या खबर है सर? वह वेट्रेस अभी भी उस लड़की को ढूंढ रही है, उसे वह वेट्रेस को मेरे कमरे में लेकर आओ, अगर वह चिल्लाए तो मुंह बंद कर देना उसका। अमन की बात सुनकर बॉडीगार्ड हाँ सर बोलकर कॉल कट कर देते हैं। अमन सोफे से उठकर अलमारी के पास जाता है और ब्लू बॉक्स को खोलता है, जिसमें एक और दवाई रखी हुई थी। वह उस दवाई को निकाल कहता है, इसका यूज तो मैं आस्था के ऊपर करने वाला था, पर कोई नहीं, जब तक वह मानेंगी दूसरा डोज आ जाएगा। आज इस वेट्रेस को इसकी औकात दिखा दूंगा, इसने मेरे अच्छे खासे शिकार को जाने दिया, इसकी इस गलती की पनिशमेंट तो इसे जरूर मिलेगी। और गंदी हंसी हंसने लगता है। कुछ ही देर में अमन का रूम नॉक होता है। अमन रूम का डोर खोलता है तो सामने वेट्रेस आंसू भरी आंखों से खड़ी हुई थी और बॉडीगार्ड ने दोनों तरफ से उसे पकड़ा हुआ था। बॉडीगार्ड उस वेट्रेस को रूम के अंदर धकेल अपना सिर हिला वहां से चले जाते हैं। अमन रूम का डोर लॉक करता है।
अमन को देख उस लड़की को उस दिन की रात याद आ जाती है और वह अमन के सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है, प्लीज सर मुझे छोड़ दीजिए, मैं उस लड़की को ढूंढ के आपके पास लेकर आऊंगी, मुझे मौका दीजिए सर, प्लीज मुझे कुछ समय दे दीजिए। ओ कम ऑन बिच, तुझे मैंने समय पैसा दोनों दिए लेकिन तूने मुझे सीरियसली नहीं लिया। अब इसकी सजा तो तुझे मिलेगी। वो लड़की न सही पर तू आज मेरी जरूरतों को पूरा करेगी। और ये सोचने की भूल मत करना कि पिछले बार डे से तुझे मैं जाने दूंगा, आज मैं तेरी ऐसी हालत करूंगा कि तुम उठने के काबिल नहीं रहोगी। अमन उस लड़की के हाथ को पकड़कर उठाने लगता है और वह गिरगिरते हुए अमन से बार बार बोले जा रही थी। अमन उसे पकड़ दबोचते हुए है बेड के हेडबोर्ड से इंजेक्शन उठाता। वह लड़की उस इंजेक्शन को देख कहती, सर आप ये क्या कर रहे हैं, आप मुझे इंजेक्शन क्यों लगा रहे हैं, प्लीज सर मेरे साथ ऐसा मत कीजिए प्लीज। उस इंजेक्शन को इंजेक्ट करने के बाद अमन उस लड़की को छोड़ देता है और सोफे पर आराम से बैठ जाता है। वह लड़की इंजेक्शन की वजह से वही पलंग पर बैठ जाती है और धीरे धीरे शांत होने लगती है, पर उसका बड़बड़ना काम नहीं हुआ था। वह अमन से कहती है, प्लीज सर मुझे छोड़ दीजिए, मैं कुछ नहीं किया है, प्लीज सर। बिल्कुल बिच, तुझे तो मैंने छोड़ ही दिया है और तू चिंता मत कर, मैं कुछ नहीं करूंगा, अब जो करेगी वह तू खुद करेगी। तेरी बॉडी में मैंने ऐसी दवाई डाली है जिससे तेरी सेक्सुअल डिजायर बढ़ेगी और तू मेरे करीब खुद आएगी और यह सेक्सुअल डिजायर तुझे तेरी मौत के करीब ले जाएगी। धीरे धीरे उस लड़की के ऊपर नशा चढ़ने लगता है, उसे अपनी बॉडी पर हीट महसूस होती है जिससे वह अपने कपड़े खींचने लगती है, अपनी बॉडी को नोचने लगती है, अपने बालों को खींचने लगती है। उसका पूरा शरीर रेड हो गया था, उसे अपनी बॉडी पर बर्निंग सेंसेशन फील हो रही थी। वह खड़े होकर पानी पानी चिल्लाने लगती है तो अमन उस लड़की से कहता है, पानी चाहिए तुम्हें। अमन की बात सुन वो लड़की तुरंत हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, मुझे पानी चाहिए, मुझे प्यास लगी है, प्यास लगी है। अमन हंसते हुए कहता है, मिलेगा, तुम्हारी प्यास को बुझाने के लिए सब कुछ मिलेगा, सबसे पहले तुम अपने कपड़े उतारो। अमन की बात सुनकर वह लड़की अपने कपड़े उतारने लगती है और कुछ ही देर में वह अमन के सामने नेकेड खड़ी थी। अमन उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखता है और तिरछी मुस्कान लिए कहता है, मेरे पास अपने हाथों के बल चलते हुए आ और बोल कि मैं एक स्लैब हूं और आप मेरे मालिक हैं, जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा करूंगी। अमन जैसा जैसा कह रहा था वह लड़की वैसा वैसा करते जा रही थी। अमन अपने नीचे की ओर इशारा करते हुए कहता है, इसे उतारो। वह लड़की अमन के नीचे के कपड़े उतार देती है। वह जैसे ही अमन के मैनहुड को देखती है उसकी पूरी बॉडी में सेंसेशन होने लगती है। अमन उसके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से नोट कर रहा था और वह उसे देखते हुए कहता है, तुम्हें उसे टच करना है। वह लड़की हाँ में सिर हिला देती है तो अमन कहता है, ठीक है, उसे टच करो और उसे शक भी करो। वह लड़की ठीक वैसा ही करने लगती है। प्लेजर से अमन की आंखें बंद हो जाती है और वह उसे एंजॉय करने लगता है। कुछ ही देर बाद अमन उस लड़की को खड़े होने के लिए कहता है। वह लड़की ठीक वैसा ही करती है। अमन उसे अपनी लेप में बैठने कहता है। वह लड़की अमन की लेप में बैठ जाती है। वह जैसे ही अमन की लेप में बैठती है अमन के पार्ट को अपने बैक पर महसूस कर उसकी बॉडी में सिरहन आ जाती है। धीरे धीरे वह खुद को एडजस्ट करने लगती है। अमन उसकी हर एक हरकत नोट कर रहा था और उसे देखते हुए कहता है, तुम्हें ये चाहिए। अमन की बात सुन वो हाँ में सिर हिला देती है तो अमन उसे हल्का उठा खुद को शिफ्ट का उसके अंदर इंटर हो जाता है। अमन को अपने अंदर फील कर वह लड़की प्लेजर से मौन करने लगती है। अमन उसे मूव करने के लिए कहता है, ठीक वैसा ही वह करने लगती है। वह लगातार अपनी कमर को मूव कर रही थी और प्लेजर से चिल्लाते जा रही थी। अमन बस उसे मूव करते हुए और उसके अपर एरिया को हिलते हुए देख रहा। जब अमन से सहन नहीं होता तो वह उसे उठा बिना अलग हुए सीधे बेड पर पटक देता है। वह लड़की बेड पर गिरते ही जोर से चिल्लाती है क्योंकि उसे दर्द महसूस हुआ था। यू बी स्लट, तू यहाँ चिल्ला नहीं सकती है, तू केवल रोएगी, वो भी तब जब मैं तुझे प्लेजर दूंगा। और वह लड़की के ऊपर जा खुद को उसके अंदर इंटर कर उससे इंटीमेट होने लगता है। लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। वह लड़की अब दर्द से चिल्लाने लगी थी पर अमन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वह लगातार उसके साथ इंटीमेट हो रहा था।
कुछ ही देर में अमन का मोबाइल बजता है। वह उसे इग्नोर कर वापस से उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। उस लड़की की हालत बहुत खराब हो गई थी। उसके चेहरे पर चांटों के निशान थे, उसकी पूरी बॉडी पर बाइट के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि आज उस लड़की का आखिरी दिन है। अमन वापस से अपने मोबाइल को बजते देख फ्रस्ट्रेशन में उस लड़की से अलग होता है और मोबाइल उठाता है तो सामने लिजा का कॉल आ रहा था। अमन उसे पिक करता है तो सामने से लिजा कहती है, बेबी कहाँ हो, आई नीड यू, प्लीज कम टू मी। अमन एक नज़र उस लड़की को देखता है जो कि अब उसके लायक तो बिल्कुल भी नहीं बची थी। अब अगर अमन उसके साथ कुछ भी करता तो उसे मजा नहीं आता, इसलिए वह उसे घिन भरी नजरों से देख लिजा से कहता है, 5 मिनट वेट करो, मैं आ रहा हूँ। और फिर अपनी बॉडीगार्ड को कॉल करता है। जब तक बॉडीगार्ड आते हैं अमन कपड़े पहन लेता है। बॉडीगार्ड रूम के अंदर आते हैं तो देखते हैं वह लड़की नेकेड बेड पर अधमरी अवस्था में पड़ी हुई है। अमन दोनों बॉडीगार्ड्स को देखते हुए कहता है, अगर वह जिंदा बची हो तो तुम लोग उसके साथ मजा कर सकते हो और यदि मर गई है तो उसे ठिकाने लगा देना। अमन की बात सुनकर दोनों बॉडीगार्ड हाँ में सिर हिला देते हैं। अमन रूम से बाहर चला जाता है। बॉडीगार्ड उस लड़की को लस्ट भरी नजरों से देख रहे थे। वह रूम का डोर लॉक कर अपनी जीभ को होंठों में फिरा उस लड़की की तरफ जाते हैं। दोनों बॉडीगार्ड एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो एक बॉडीगार्ड अपनी उंगली को उस लड़की के नाक के पास ले जाता है तो उसकी सांसें चल रही थी। बॉडीगार्ड दूसरे बॉडीगार्ड से कहता है, इसकी सांस चल रही है, हमें इस अस्पताल लेकर जाना चाहिए। तू पागल हो गया है क्या? सर ने कहा था इसकी सांसें चल रही हूं तो हम इसके साथ खेल सकते हैं और यदि यह मर गई है तो इसे निपटा सकते हैं। दूसरा बॉडीगार्ड पहले बॉडीगार्ड से कहता है, तू पागल हो गया है कि इसकी हालत देख, हम दोनों को झेलने की हालत में नहीं है। उन दोनों लड़कों की बात सुन वेट्रेस दोनों की तरफ देखती है। उसकी बॉडी में अभी भी वार्निंग सेंसेशन थी। वह थक जरूर गई थी पर ड्रग्स के हाई डोज के कारण उसे फिजिकल इंटीमेशन की नीड थी। दो लड़कों को देख वह लड़की जल्दी से उठते हुए एक बॉडीगार्ड की कमर को पकड़ उसके कपड़े खोलने लगती है तो पहले बॉडीगार्ड दूसरे बॉडीगार्ड से बोलता है, देख लिया तूने, इसे देखकर तो बिल्कुल नहीं लग रहा ये बिल्कुल अधमरी हालत में है, तू चिंता मत करिए, हम दोनों को ही झेल लेगी। दूसरा बॉडीगार्ड हाँ में सर हिला देता है। अब तक दूसरे बॉडीगार्ड के कपड़े उतार दिए थे। पहले बॉडीगार्ड अपने कपड़े उतारते हुए उसे वेट्रेस को पकड़कर बेड पर लेट आता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। जो कमरा अभी शांति से भरा हुआ था अब उसमें और भी दिल दहला देने वाली चीखें गूंजने लगती है। वह दोनों ही बॉडीगार्ड एक साथ उसे वेट्रेस के साथ इंटीमेट हो रहे थे और वो बहुत दर्द से चिल्ला रही थी पर वह उन्हें रुकने के लिए भी नहीं कह रही थी। दोनों बॉडीगार्ड कम से कम 3 घंटे उसके साथ इंटीमेट होते हैं। तीनों जब उसकी तरफ देखते हैं तो वह बेहोशी की हालत में पहुंच गई थी। तीनों अपने कपड़े पहन उस लड़की को कंबल से लपेट रूम के बाहर लेकर चले जाते हैं। चैप्टर 58 आकर्ष का गुस्सा। द रॉयल होटल शिमला। आकर्ष और ऐश का रूम। ऐश को सुलाने के बाद आकर्ष की आंख लगी ही थी कि उसे अपनी बॉडी पर वापस से हरकतें महसूस होने लगती हैं। वह अपने निचले पार्ट की ओर देखता है जो कि हार्ड हो रहा था। वह ऐश की ओर पलट कर देखता है जो कि आंखें बंद किए हुए ही आकर्ष के सीने को चूम रही थी। ऐश की यह हरकत देख आकर्ष भौं तन जाती है क्योंकि अभी ऐश इतना थकी हुई थी कि उसमें एक उंगली हिलाने तक की ताकत नहीं थी और अभी वह ये सब कर रही थी। उससे कुछ अजीब लगता है। वह ऐश के हाथ को पकड़ते हुए उसकी ओर मुड़ता है और ऐश के चेहरे को पकड़, क्या हुआ बेबी? ऐश अपनी आंखें खोल आकर्ष की ओर देखती है और उसके लिप्स पर किस करके कहती है, प्रोफेसर मैं आपको वापस से खुद में महसूस करना चाहती हूँ। ऐश के ऐसे बोल्ड एक्शन को देखकर आकर्ष की आंखें बड़ी हो जाती है और ऐश की आगे की बात को सुनकर आकर्ष चौंक जाता है और वह ऐश को मना करते हुए कहता है, बीवी ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, हमने ऑलरेडी ही बहुत कर लिया है और यदि अब मैं और करूंगा तो तुम चलने लायक भी नहीं रहोगी। आकर्ष की बात सुन ऐश के आंसू निकलने लगते हैं। ऐश को रोता हुआ देख आकर्ष कहता है, बीवी इसमें रोने की क्या बात है, मैं तो तुम्हारा ही हूं, हम सुबह कर लेंगे पर अभी नहीं। ऐश आकर्ष को मना करते हुए कहती है, पर मुझे अभी चाहिए। अब आकर्ष को ये थोड़ी ना पता था कि हमारी ऐश की बॉडी में ड्रग्स इंजेक्ट है जिसके कारण उसकी सेक्सुअल डिजायर बढ़ रही है। वह ना चाहते हुए भी आकर्ष को वापस से फील करना चाहती थी। ऐश की यह बात सुनकर आकर्ष उससे एक बार और पूछता है, आर यू श्योर बीवी तुम मुझे झेल लेगी? ऐश उसकी बात सुन अपने होठों को आकर्ष के होठों में रख देती है और उसे किस करने लगती है।
ऐश के किस करने पर आकर्ष धीरे धीरे उसमें खोने लगता है। वह अपने हाथों को ले जा ऐश के उभारों को सहलाने लगता है। ऐश अपनी किस को ब्रेक कर आकर्ष के टच को फील करने लगती है। तो आकर्ष उसकी गर्दन पर किस करते हुए बाइट करता है और धीरे धीरे उसके सीने में एक को शक करने लगता है। दोनों ही धीरे धीरे अपनी प्लेजर की ओर बढ़ रहे थे। आकर्ष ऐश की और एक नज़र देखते हुए उसके पैरों को स्प्रेड कर खुद को शिफ्ट कर वापस से उसके अंदर एंटर करता है। इतनी हार्ड इंटिमेटिंग होने के बाद वापस से आकर्ष को अपने अंदर महसूस कर ऐश दर्द से चीख जाती है। ऐश की दर्द भरी चीख सुन आकर्ष रुकते हुए कहता है, बीवी प्लीज, तुम्हें दर्द हो रहा है, हम कल करते हैं ना। ऐश ना में सिर हिला कहती है, मुझे अभी चाहिए, अभी कुछ देर बाद नहीं होगा, आप शुरू करो। ऐश की बात सुन आकर्ष धीरे धीरे अपनी कमर को मूव करने लगता है और कुछ ही देर में वहां पर वापस से तेज चलती सांसों और सिसकियां की आवाज गूंजने लगती है। लगभग 1 घंटे तक आकर्ष रुकता है, खुद को सॉफ्ट रखने की कोशिश करते हुए उसके साथ इंटीमेट होता है, पर आकर्ष अच्छे से जानता था कि इस बार भी वह ऐश के साथ सॉफ्ट नहीं था। इस राउंड के बाद ऐश में अब उंगली तक हिलाने की ताकत नहीं थी और ऐश इंटीमेट सेशन के दौरान ही नींद के आगोश में चली गई थी। पर आकर्ष अपने क्लाइमैक्स तक नहीं पहुंचा था, इसलिए वह लगातार उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। अपनी क्लाइमैक्स पर पहुंचने के बाद आकर्ष ऐश के अंदर से बाहर आता है और अपनी बीवी का प्यारा चेहरा देखता है जो कि थकान के कारण बिल्कुल मुरझा गया था। वह उसके सर को चूमते हुए उससे हटकर चादर दोनों के ऊपर डाल सो जाता है। दूसरी तरफ अनोखी शादी अटेंड कर क्रिश के साथ अपने रूम की ओर आती है। उससे ऐश की चिंता हो रही थी। वह क्रिश को बाय बोल ऐश के रूम की ओर जाने लगती है तो क्रिश उससे पूछता है, तुम इस समय कहाँ जा रही हूँ? मैं एक बार ऐश को देखकर आ जाऊं। वह जब से ऊपर आई है उसने मुझसे कोई बात नहीं की है, मुझे उसकी टेंशन हो रही है। क्रिश जानता था कि ऐश इस समय कहाँ होगी, इसलिए वह अनोखी को रोकते हुए कहता है, टाइम देख रही हो तुम, कितनी रात हो गई है। इस समय उसके रूम का दरवाजा खटखटा कर तुम उसकी नींद खराब करोगी। तुम ही बोल रही थी कि उसकी तबीयत सही नहीं है, उसे रेस्ट करने दो, सुबह मिल लेना। क्रिश की बात अनोखी को सही लगती है, इसलिए वह सर को हिला अपने रूम के अंदर चली जाती है। फाइनली अनोखी को अपने रूम में जाता देख क्रिश राहत की सांस लेता है और अपने रूम में आकर फ्रेश होकर सो जाता है। सुबह का समय, ऐश और आकर्ष का रूम। सुबह के समथिंग 10 बजे आकर्ष की नींद खुलती है। उसके चेहरे में आज अलग ही ग्लो था। वह अपने हाथों को बेड के दूसरी तरफ फिराने लगता है, पर उसे वहां कोई नहीं महसूस होता है, इसलिए वह अपनी आंखें जल्दी से खोल ऐश को देखने लगता है। आकर्षक देखता है कि इस समय बेड पर उसके अलावा कोई नहीं है, तो वह रूम के चारों तरफ देखता है तो उसे ऐश कहीं नहीं दिखती। तो वह बेड से जल्दी से उठ अपने कपड़े पहनता है और बाथरूम में जाकर चेक करता है, वहां भी ऐश नहीं थी। उसे कुछ गलत होने की आशंका हो रही थी। आकर्ष देखता है कि ऐश के कपड़े भी रूम में नहीं थे। बेड पर ऐश की टूटी हुई चूड़ियां और ब्लड स्टेन के निशान थे। अब आकर्ष को टेंशन होने लगी थी। वह जल्दी से नीचे ऐश के रूम की ओर जाता है और उसके जैसे ही नॉक करने वाला होता है कि ऑलरेडी रूम का डोर खुला देख वो सीधे रूम के अंदर ऐश को पुकारने लगता है। ऐश को पुकारते हुए वह पूरे रूम में ऐश को ढूंढने लगता है, पर उसे वहां ऐश नहीं मिलती है। उसे रूम में एक होटल स्टाफ दिखता है। आकर्ष उसे वहां देख पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आकर्ष की बात सुन वो स्टाफ सिर नीचे कर कहता है, सर मैं रूम को चेक आउट के बाद क्लीन करने आया था। क्या मतलब है तुम्हारा? चेक आउट के बाद? अभी जो यहाँ रह रही हैं उन्हें तो अभी चेक आउट नहीं किया है। नो सिर, उन्होंने कर दिया है, तभी तो हमें रिसेप्शन से कॉल आया था कि ये रूम खाली हो गया है तो उसको क्लीन कर दीजिए, इसीलिए तो मैं क्लीन करने आया हूँ। होटल स्टाफ की बात सुनकर आकर्ष के माथे पर बल पड़ जाते हैं। वह जल्दी से उसे रूम से निकल नीचे रिसेप्शन की ओर जाता है और वहां पूछता है, क्या ऐश्वर्या कपूर ने यहां से चेकआउट कर लिया है? रिसेप्शनिस्ट जो कि आकर्ष को देखने में बिजी थी वह उसकी बातों का जवाब नहीं देती। तो टेबल पर हाथ मार आकर्ष चिल्लाते हुए कहता है, क्या ऐश्वर्या कपूर ने यहां से चेकआउट कर लिया है? आकर्ष को इतने गुस्से में देख रिसेप्शनिस्ट अपने होश में आती है और चेक करके बताती है, जी सर, ऐश्वर्या कपूर और अनोखी लूथरा दोनों ने ही इस होटल से चेकआउट कर लिया है। कितने बजे चेकआउट किया था उन लोगों ने?
सर सुबह के 4:30 बजे समथिंग दोनों ने चेक आउट कर लिया था और होटल की गाड़ी उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़कर आई थी। रिसेप्शनिस्ट की पूरी बात सुन आकाश अपने हाथों की मुट्ठियां बना लेता है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि अचानक ऐश्वर्या को क्या हो गया। रात को उन्होंने इतने अच्छे मोमेंट शेयर किए और सुबह वह उसे बिना मिले बिना बताए ही निकल गई। आकर्ष अपने रूम में आकर सामान तोड़ने लगता है, उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो मोबाइल से ऐश को कॉल करता है पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ आता है, तो वो उनके बॉडीगार्ड कॉल करता है। बॉडीगार्ड का भी कॉल स्विच ऑफ आ रहा था। आकर समझ जाता है कि वह लोग इस समय फ्लाइट में है। आकर्ष को ऐश के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वह ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती है। आकर्ष में सोच लिया था कि वह वापस पहुंचकर ऐश की खबर लेगा, इस बार वह उसे छोड़ेगा नहीं। अब तक वह उसकी ना समझी पर उसे कुछ कह नहीं रहा था, पर इस समय उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बीवी, ये तुमने ठीक नहीं किया। मैंने तुम्हारी इतनी गलतियां को माफ किया पर तुमने वह गलती फिर से दोहराई। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। सजा पाने के लिए तैयार रहना। आ रहा हूं मैं, तुमसे जल्दी मुलाकात होगी। आकर्ष पीए को कॉल कर फ्लाइट बुक करने कहता है। चैप्टर 59 शिमला छोड़ना, ऐश का गिल्ट। कपूर विला। कपूर विला के बाहर एक वाइट कलर की कार आकर रुकती है। उस कार में से ऐश और अनोखी निकलते हैं। ऐश बिना भाव के विला की ओर देख आगे बढ़ जाती है। अनोखी बस उसे शांत नजरों से देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ऐश को क्या हो गया है जो वह ऐसे हड़बड़ी में शिमला से वापस घर आ गई। जैसे ही दोनों विला के अंदर इंटर होते हैं तो सामने दादा और दादी हाल पर बैठे किसी बात को लेकर डिस्कशन कर रहे थे। ऐश और अनोखी को देख दादी माँ खुश होते हुए कहती है, अरे तुम लोग आज वाले थे, बताया क्यों नहीं। ऐश को कुछ ना बोलता देख अनोखी दादी माँ के गले लगते हुए कहती है, बस दादी आपको सरप्राइज देना था, इसीलिए जल्दी आ गए आपके पास। दादी माँ अनोखी को गले से लगा लेती है और उसके माथे को चूमते हुए कहती है, मुझे तुम्हारा सरप्राइज बहुत अच्छा लगा, मैं तुम दोनों को बहुत मिस कर रही थी। फिर ऐश की तरफ जाकर उसका माथा चूमते हुए कहती है, कैसी है मेरी बच्ची, तुम्हारे बिना ये घर अच्छा नहीं लगता रहा। दादी माँ की बात सुनकर ऐश जबरदस्ती मुस्कुराते हुए हाँ मैं सर हिलाती है और फिर दादी माँ के गले लग कहती है, हमें भी आपके बिना अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी बात सुन दादी माँ कसकर ऐश को पकड़ लेती है। दादी माँ के गले लग ऐश को एक अलग सा सुकून महसूस हो रहा था। रास्ते भर की जो उलझन है थी वह उनके गले लगते ही धीरे धीरे कम हो रही थी। ऐश अपने आंसुओं को बहने से रोकते हुए दादी से कहती है, दादी मैं थक गई हूँ, मैं अपने रूम जा रही हूँ रेस्ट करने। दादी ऐश की बात पर हाँ मैं सर हिला देती है और ऐश जल्दी से अपने रूम की ओर बढ़ जाती है। अनोखी और दादाजी ऐश की हर एक हरकतों को नोट कर रहे थे। दादाजी की निगाहें ऐश की ओर थी क्योंकि ऐश के चेहरे पर वह खुशी नहीं थी जो जाते टाइम थी। उन्हें कुछ बुरा होने की आशंका हो रही थी। ऐश के ऐसे अचानक आ जाना उन्हें कुछ सही संकेत नहीं दे रहे थे। दादाजी की निगाहें लगातार ऐश की ओर थी जो कि सीढ़ियों से चढ़कर अपने रूम की ओर जा रही थी। दादी माँ और अनोखी आपस में बातें कर रहे थे। दादाजी खड़े होते हुए कहते हैं, आप लोग बातें करिए, मैं थोड़ा आता हूँ। दादी माँ दादाजी की बात सुनकर कहती है, इस समय आप कहाँ जा रहे हैं, इतने दिनों बाद तो बच्चियाँ आई हैं और आप उनसे दो बोल बोलने की जगह फिर से अपने काम में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है सुमन जी, मुझे स्टडी रूम में थोड़ा काम है, जब तक ऐश फ्रेश होकर आएगी तब तक मैं वापस आ जाऊंगा। दादी माँ दादाजी की बात पर हाँ में सिर हिला देती है। दादाजी दोनों को एक नज़र देख अपनी रूम की ओर चले जाते हैं। ऊपर ऐश के रूम में ऐश जैसे ही अपने रूम में पहुंचती है, रूम का डोर लॉक कर उससे टीक कर खड़ी हो जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। वह अपनी मनोस्थिति किसी से कह नहीं पा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अपना फर्स्ट टाइम खो दिया, ये सोच सोचकर ही उसकी जान सुखी जा रही थी। बहुत देर तक मन भर कर रो लेने के बाद ऐश खड़ी होती है और बाथरूम में चली जाती है। आईने के सामने खड़े हो ऐश धीरे धीरे अपने कपड़े निकालने लगती है। जैसे जैसे अपने कपड़े निकाल रही थी वैसे वैसे उसके शरीर पर रात की निशानियां के निशान उजागर हो रहे थे। उन निशानों को देख ऐश एक दर्द भरी मुस्कान लिए कहती है, मेरे साथ इतना सब हो गया और मुझे होश ही नहीं है। अगर मैं इन निशानों को और अपने दर्द को ना देखूं ना महसूस करूं तो मुझे पता ही ना चले कि मैंने अपनी वर्जिनिटी खो दी है।
मैं अपने हस्बैंड को क्या कहूंगी, क्या वह भी मुझे एक कैरेक्टरलेस लड़की कहेगा। ऐश उन निशानों पर हाथ फेरते हुए कहती है, वह निशान जो कि अब हर हल्के गहरे रंग में तब्दील हो गए थे। ऐश की बॉडी पर वह पर्पल और पिंक में मिक्स किसी टैटू के जैसे दिख रहे थे। आकर्ष सच में रात को एक बिस्ट बन गया था। शरीर का एक भी कोना ऐसा नहीं था जिसको आकर्ष ने अपने होठों से चुमा ना हो और वहां अपनी पहचान ना छोड़ी हो। वह अपने कपड़े उतारने के बाद सीधे बाथटब में बैठ जाती है और अपना सर बाथटब के पीछे लीन करते हुए सुबह के बारे में सोचने लगती है। फ्लैशबैक। रात के समथिंग 4 बजे ऐश नींद से कुनमुनाती है। उसका गला प्यास से सूख रहा था, उसे पानी चाहिए था। वह धीरे धीरे अपनी थकी हुई आंखों को खोलती है तो उसे महसूस होता है उसके सीने में कुछ भारी चीज है। अपने सीने में भारी चीज महसूस कर वह नीचे देखती है तो एक हाथ उसके उभारों को कसकर पकड़ा हुआ था। खुद को बिना कपड़ों में देख और उस हाथ को अपने उभार में देख ऐश पैनिक करते हुए इस साइड में देखती है तो उसके प्रोफेसर आए आंख बंद किए सो रहे थे। खुद को बिना कपड़ों के और प्रोफेसर को अपने इतने करीब देख उसे समझते देर नहीं लगती कि उन दोनों के बीच क्या हुआ है। वह धीरे से प्रोफेसर आय का हाथ अपने उभार से हटाती है। जैसे ही वह हाथ उठता है ऐश को अपने उभार पर दर्द महसूस होता है। वह अपने उभार की तरफ देखती है जो कि निशान और रेडनेस से भरे हुए थे। वह धीरे धीरे उठने की कोशिश करती है तो उसके शरीर में एक दर्द की लहर दौड़ जाती है। उसे अपने निच फैमिनी एरिया में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उस दर्द को महसूस ना कर पाने के कारण ऐश की आंखों से आंसू आने लगे थे। उसे अब वहां घुटन महसूस हो रही थी। वह रूम के चारों तरफ देखती है तो यह उसका रूम नहीं था। उस रूम को एक फर्स्ट नाइट रूम की तरह सजाया गया था। वह अपने सर पर हाथ रख लेती है। उसे कुछ भी याद नहीं था कि कल रात ऐसा क्या हुआ और वह इस पोजीशन में प्रोफेसर राय के साथ क्या कर रही है। उसे अब वहां बहुत डर लग रहा था, इसलिए वह आसपास देखती है तो बेड के एक साइड उसके कपड़े पड़े हुए थे। वह धीरे से उठने की कोशिश करती है पर जैसे ही वह अपना एक पैर जमीन में रखती है वह तुरंत वहीं गिर जाती है। कल रात की इतनी हार्ड इंटीमेसी के कारण उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। ऐश जैसे तैसे उठते हुए अपने कपड़े पहनती है और एक नज़र आकर्ष की ओर देखती है जो कि सुकून से सो रहा था। ऐश अपने आंसू पहुंचते हुए उस रूम से चुपचाप धीरे धीरे दीवार का सहारा लेते हुए बाहर निकल जाती है। वह लिफ्ट से सीधे अपने रूम की ओर आती है और रूम को लॉक कर बाथरूम में जा शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। उसे खुद से नफरत हो रही थी कि वह एक शादीशुदा लड़की होकर किसी और के साथ रात कैसे बिता सकती है। ये हक उसके हस्बैंड का था जो कि उसने किसी और को दे दिया था। वह क्या कहेगी अपने हस्बैंड को कि उसने अपना फर्स्ट टाइम किसी और को दे दिया है। क्या उसका हस्बैंड इस चीज को स्वीकार करेगा। ये सब सोच सोच कर ऐश का सर फटा जा रहा था। वह सुबह तक का वेट नहीं कर सकती थी और खासकर प्रोफेसर राय का सामना वह सुबह करना नहीं चाहती थी। इसलिए वह तुरंत अपना सामान पैक करती है और अपना सूटकेस लेकर सीधे अनोखी के रूम के बाहर जा उसका रूम खटखटाती है। इतनी सुबह सुबह अपने रूम की आवाज सुन अनोखी आलस के साथ उठती है और मन ही मन बुदबुदाते हुए कहती है, इतनी सुबह सुबह किसकी शामत आए है जो मुझे उठाने आ रहे हैं। सोने भी नहीं देते हैं लोग चैन से। अनोखी अपनी आंखों को मलते हुए दरवाजा खोलती है तो सामने ऐश चेहरे पर बिना भाव लिए खड़ी थी। ऐश को अपने रूम के बाहर देख अनोखी चौंकते हुए कहती है, तू इतनी सुबह सुबह मेरे रूम में क्या कर रही है। ऐश अनोखी के रूम में आकर उसे रेडी होने के लिए कहती है। अनोखी ऐश की बात सुन अपनी आंखें बड़ी कर कहती है, तू पागल हो गई है, हम इतनी सुबह कैसे जाएंगे। ऐश गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। मैंने कहा ना अपना सामान पैक कर और यदि तुझे यही रहना है तो मैं अकेली जा रही हूँ। ऐश को ऐसे गुस्से में देख अनोखी उसे शांत करते हुए कहती है, ठीक है मैं कपड़े पैक कर रही हूँ तो गुस्सा मत कर, तू जब तक बॉडीगार्ड्स को कॉल कर, मैं फ्रेश होकर सामान पैक करती हूँ। ऐश अनोखी की बात का कोई जवाब नहीं देती। अनोखी उसे देखते हुए बाथरूम में चली जाती है। ऐश बॉडीगार्ड को कॉल कर उन्हें रेडी होने के लिए कहती है। ऐश की बात सुनकर बॉडीगार्ड भी शॉक हो गए थे। वह आकर्ष का नंबर डायल करते हैं तो आकर्ष का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह आप क्या करें। वह दादाजी का नंबर डायल करते हैं तो दादाजी का फोन लगातार बजे जा रहा था पर उसे कोई रिसीव नहीं कर रहा था। इसीलिए बॉडीगार्ड ऐश की बात मानते हुए फ्लाइट की टिकट बुक कर गाड़ी का बंदोबस्त करते हैं।
कुछ ही देर में ऐश और अनोखी होटल के रिसेप्शन एरिया पर खड़े थे। अनोखी लगातार ऐश को देख रही थी, जो कि बिना भाव के चेकआउट का फॉर्म भरकर सिग्नेचर कर रही थी। अनोखी को समझ नहीं आ रहा था कि एक रात में उसको क्या हो गया। वह जानती थी कि शाम को ऐश परेशान थी, पर वह नॉर्मल हो गई थी, पर अचानक से उसे ऐसा क्या हो गया कि वह इतनी सीरियस हो गई। फॉर्म पर सिग्नेचर करने के बाद ऐश अपना लगेज उठाती है और चुपचाप बाहर की ओर जाने लगती है। अनोखी उसे जाता देख अपना सर नामे हिला उसके पीछे पीछे आगे बढ़ जाती है। कुछ ही देर में दोनों एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया पर ऐश बैठी हुई थी और अनोखी लगातार उसके चेहरे को देख रही थी। अनोखी उसे देखते हुए कहती है, अब तू बताएगी हुआ क्या है तुझे। ऐश अपना सिर चेयर पर बेंड करते हुए कहती है, प्लीज अभी मुझे कुछ बात मत कर, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। जैसे ही फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो तो मुझे जगा देना। ऐश की बात सुन अनोखी चुप हो जाती है। वह उसको ज्यादा परेशान ना करते हुए उसे देखती रहती है। कुछ ही देर में फ्लाइट की अनाउंसमेंट होती है। अनोखी ऐश के कंधे पर हाथ रख उसे जगाती है। ऐश जागते हुए अनोखी की ओर देखती है तो अनोखी कहती है, फ्लाइट के अनाउंसमेंट हो गई, हमें वहां चलना है। ऐश अपना सिर सर हाँ में हिला अनोखी के साथ चल देती है। फ्लैशबैक एंड। यही सब सोचते हुए ऐश अपनी आंखें खोल बाथटब से बाहर आ शावर ले अपनी बॉडी को टॉवल से रेप कर बाथरूम के बाहर आ जाती है। ऐश अपने कपड़े चेंज कर बेड पर लेट जाती है। ऐश जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है उसे आकर्ष और अपनी करीबियों के धुंधले धुंधले एहसास दिखने लगते हैं। वह जल्दी से अपनी आंखें खोलती है और धीरे धीरे सुबकने लगती है। चैप्टर 60 दादा पोटी की बेट आकर्ष का आना। स्टडी रूम में दादाजी स्टडी रूम में आकर अपनी चेयर पर बैठ आर्यदीप जी को कॉल लगाते हैं। कुछ ही रिंग के बाद आर्यदीप जी कॉल उठाते हैं और कहते हैं, और बुढ़ाओ कैसे याद कर लिया तूने मुझे आज। आर्यदीप जी की बात सुन आदित्य जी सीरियस आवाज में कहते हैं, तूने शिमला में पता किया आकर्ष और ऐश के बीच कुछ हुआ है क्या। आदित्य जी की इतनी सीरियस आवाज सुनकर आर्यदीप जी सीरियस वे में कहते हैं, तू ऐसे क्यों पूछ रहा है, कुछ हुआ है क्या वहां पर। आदित्य जी आर्यदीप जी से गुस्से में कहते हैं, मुझे पता होता तो मैं तुमसे पूछता क्या। ऐश यहाँ घर आ गई है वापस बिना मेरी जानकारी के। बॉडीगार्ड्स को कुछ पता नहीं है, अचानक से उसने यहाँ आने का प्लान कर लिया। मैंने आकर्ष को कितनी ही बार कॉल किया हूँ पर उसका कॉल नहीं लग रहा, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। तुम्हें जानकारी है क्या इस बारे में कुछ। आदित्य जी की बात सुनकर आर्यदीप जी के माथे पर बल पड़ जाते हैं और वह आदित्य जी को शांत करते हुए कहते हैं, देख तू शांत हो जा, मैं आकर्ष को कॉल ट्राई करता हूँ, जैसे ही वो कॉल रिसीव करेगा मैं उससे पूछता हूँ। देख आर्यदीप, जो कुछ भी है जल्दी से पता करो। मैंने अपनी पोती का हाथ तुम्हारे और आकर्ष के भरोसे दिया था। आज के पहले मैंने कभी भी ऐश के चेहरे पर इतनी निराशा और सीरियसनेस कभी नहीं देखी। मेरी चुलबुली मासूम पोती तो जैसे शिमला की गलियों में खोसी गई है और मुझे कुछ न कुछ बुरा होने की आशंका हो रही है। आर्यदीप जी आदित्य जी की कंसर्न ऐश के लिए जानते थे, इसलिए वह उसे समझाते हुए कहते हैं, देख आदित्य तू इतना मत सोच, जैसे ही आकर्ष का फोन मिलता है मैं उसे सबसे पहले यही पूछूंगा। आर्यदीप जी की बात सुन आदित्य जी बिना कुछ बोले कॉल कट कर देते हैं और अपने हाथों को फोल्ड कर कुछ सोचने लगते। सामने आर्यदीप जी अपने कटे हुए कॉल को देख रहे थे। अब उन्हें भी अपने बच्चों के लिए टेंशन होने लगी थी। दूसरी तरफ राय इंडस्ट्रीज के छत पर एक चॉपर लैंड होता है और उसमें से आकर्ष अपनी आंखों में आग लिए अपने कोल्ड चेहरे के साथ उतरता है। ठीक उसके पीछे क्रिश उतरता है। ठीक वैसे ही क्रिश की मुठ्ठियां कसी हुई थी, जिसे अनोखी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वह उससे बिना मिले बिना बताए इतनी सुबह सुबह कैसे जा सकती है। और क्रिश आकर्ष का गुस्सा बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहा था कि आकर्ष इतने गुस्से में क्यों है, क्योंकि कल आकर्ष ने ऐश और अपनी डेट प्लान की थी। क्रिश नहीं जानता था कि उस डेट में ऐसा क्या हुआ कि ऐश और अनोखी इतनी सुबह सुबह उनसे बिना मिले ही निकल गए। क्रिश आकर्ष की ओर देखता है जो कि कोल्ड फेस लिए गुस्से में आगे बढ़ा जा रहा था। क्रिस में आकर्ष को रोकने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वह उससे जाकर पूछे कि आखिर हुआ क्या है। आकर्ष सीधे लिफ्ट में अपने फ्लो का बटन प्रेस करता है और अपने केबिन में चला जाता है। क्रिश जैसे ही आकर्ष के पीछे जाने वाला था, ठीक वैसे ही आकर्ष के रूम का गेट लॉक हो जाता है। क्रिश आश्चर्य से उस बंद दरवाजे की ओर देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हो क्या गया है जो बात इतनी बिगड़ गई है।
आकर्ष रूम के अंदर अपनी सिगरेट जला और अपने रूम की बड़ी सी विंडो के पास खड़ा हो नीचे की ओर देखते हुए गुस्से में कहता है, कर लो जितना आराम तुम्हें करना है, कल से तुम्हारा जीना न हराम कर दिया तो कहना अब तुम्हारी मैं ऐसी हालत करूंगा कि आराम करने लायक नहीं रहोगी। तुमने मुझे ऐसे छोड़कर जो गलती की बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। एक बार तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी, गुस्सा थी, बोलती लड़ती, पर ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जाना था। आकर्ष अपना मोबाइल निकाल किसी को कॉल करता है और कहता है, क्या खबर है। सामने वाला शख्स जो कि ऐश का बॉडीगार्ड था जिसे आकर्ष ने हायर किया था, वह आकर्ष की बात का जवाब देते हुए कहता है, सर मैडम कपूर विला में है और जब से वह आई है विला से कहीं बाहर नहीं गई है। कुछ भी करो कल वह मुझे कॉलेज में चाहिए ही चाहिए। इसके साथ ही आकर्ष कॉल कट कर देता है और सिगरेट की कश लेते हुए कहता है, कल तुम्हें पता चलेगा कि आकर्ष राय को धोखा और धोखा देने वाले दोनों नहीं पसंद और मुझे धोखा देना इतना आसान नहीं है मिसेस ऐश्वर्या। आकर्ष राय और जोर जोर से हंसने लगता है। धीरे धीरे ऐसे ही दोपहर से शाम हो जाती है और शाम से रात इस पूरे वक्त ऐश रूम में ही थी। कपूर विला सभी डाइनिंग एरिया पर बैठे थे, बस वहां एक शख्स की कमी थी और वह थी ऐश, जो कि मेड के 2 से 3 बार बुलाने पर भी नीचे नहीं आई थी। दादाजी ऐश की कुर्सी खाली देख दादी जी की तरफ रुख करते हैं और कहते हैं, ऐश कहाँ है, क्या वह खाना नहीं खाएंगी। सुमन जी खाने का निवाला अपने मुंह में डालते हुए कहती है, मेड को 2 से 3 बार भेजा था पर उन्होंने मना कर दिया। वह कह रही है कि उन्होंने दोपहर को कुछ खा लिया जिससे उन्हें भूख नहीं लगी है, इसलिए वह रात का डिनर नहीं करेगी। दादाजी सुमन जी की बात पर कुछ नहीं बोलते और चुपचाप खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद दादी माँ अपने रूम में चली जाती है और आशी स्टडी रूम में जा पढ़ाई करने लगती है। दादाजी एक मेड को बुला ऐश के लिए प्लेट पर खाना लगवाते हैं और खुद खाना ले ऐश के रूम की ओर चले जाते हैं। दादाजी ऐश के रूम को नॉक करते हैं। ऐश अंदर से चिल्लाते हुए कहती है, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, कितनी बार कहूं। ऐश के चिल्लाने की आवाज सुन दादाजी कहते हैं, बेटा हम हैं, दरवाजा खोलिए। दादाजी की बात सुन ऐश कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और बेड से उठते हुए गेट खोलती है। सामने दादाजी हाथों में खाना लिए खड़े थे। दादाजी को देख ऐश अपनी नजरें चुराते हुए कहती है, दादाजी आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मैंने पहले ही कह दिया था कि मुझे भूख नहीं है। दादाजी ऐश के चेहरे को एक नज़र देख रूम के अंदर आ खाने की प्लेट को टेबल पर रखते हैं और कहते हैं, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, यहाँ आइए है। रूम में रखे सोफे के एक तरफ दादाजी बैठते हैं और दूसरे तरह पर ऐश को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, क्या हम जान सकते हैं कि हमारी पोती इतनी परेशान क्यों है। दादाजी की बात सुन ऐश अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, आपको ऐसा क्यों लगता है दादाजी कि मैं परेशान हूँ। अच्छा मतलब 1 हफ्ते में हमारी पोती हमसे बातें भी छुपाने लगी है। बेटा हमने तुम्हें बड़ा किया है इसलिए तुम्हारे हर एक एक्शंस को जानते हैं, तो बताइए आप परेशान क्यों है। वह अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए कहती है, दादाजी आप नाराज तो नहीं होंगे। दादाजी ऐश के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, आप कहकर तो देखिए, अगर हम नाराज हुए तो आप हमारी शिकायत दादी माँ से कर दीजिएगा। दादाजी की बात सुनकर ऐश हल्का हंसते हुए कहती है, दादाजी यदि मुझसे कभी ऐसी गलती हो जाए, मैं अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर गलत रास्ते पर निकल जाऊं और जिसकी कोई माफी ना हो और दूसरे लोग मुझे गलत समझे, तो क्या आप भी उन्हीं लोगों की तरह मुझे भी गलत समझेंगे। दादाजी अच्छे से जानते थे कि उनकी पोती के मुंह से सच उगलवाना इतना आसान नहीं है, इसलिए वह उसकी बात का जवाब देते हुए कहते हैं, देखिए बेटा हम आपको बचपन से जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि हमारी बच्ची बहुत मासूम है। यदि आपने कुछ गलती की है तो वह ना समझी में की होगी और जब आपको उसका एहसास होगा तो आपको उसका गिल्ट भी होगा। इसलिए आप इस चीज से निश्चिंत रहिए कि दूसरे जो सोचते हैं उनकी सोच के मुताबिक हम भी सोचेंगे। हमें अपनी पोती पर पूरा भरोसा है। यदि हमारी पोती ने कुछ गलती की होगी तो वह अपनी गलती एडमिट भी करेगी और उसे दोबारा न करने के लिए उसमें सुधार भी करेगी। और यदि आपसे गलती हो जाए तो आप सीधे हमारे पास आ जाएगा। आपको कोई स्वीकार करे या ना करे, आपके लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे आपको स्वीकार करने के लिए। दादाजी की बात सुन ऐश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उन्हें गले लगाते हुए कहती है, थैंक यू सो मच दादाजी, मेरा मन जो इतनी देर से उलझन से घिरा हुआ था आपने उन उलझन को दूर कर दिया। मैं अपनी गलतियों में सुधार करूंगी।
ये तो बहुत अच्छी बात है और अब हमें लगता है अब हमारी पोती को भूख भी लगी होगी। दादाजी की बात पर ऐश अपने आंसू पोंछते हुए हल्का हंसती और कहती है, बहुत जोरों की भूख लगी है। दादाजी क्या आज अपनी पोती को अपने हाथों से खिलाएंगे? बिल्कुल खिलाएंगे। और इसके साथ ही दादाजी धीरे धीरे ऐश को खाना खिलाने लगते हैं। रूम के बाहर दो लोग खड़े हुए दादा पोती के प्यार को देख रहे थे और वह थी दादी माँ और आशी। दादी माँ अच्छे से जानती थी कि ऐश परेशान है, लेकिन वह उनसे कुछ नहीं कहती, इसलिए वह दादाजी का वेट कर रही थी कि वह जाकर ऐश से एक बार बात करे। दादी माँ आशी की तरफ देखते हुए कहती है, अब हो गया, देखना, जाकर अपनी पढ़ाई करो। दादी माँ की बात सुन आशी अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, आप दोनों सिर्फ दी से प्यार करते हैं, कभी मुझे तो इतने प्यार से समझाया नहीं है। आपको भी समझाएंगे जब आपका समय आएगा, अभी आप छोटी हैं। दादी माँ उसकी नाक को खींचते हुए कहती हैं। दोनों ही ऐश के रूम से चले जाते हैं। कुछ देर बाद दादाजी ऐश को खाना खिला उसके रूम से जाते हुए कहते हैं, बेटा अपनी गलती को मानना अच्छी बात है, पर जिसके साथ आपने गलत किया है उससे कन्फेस करना भी उतना ही जरूरी है, और मैं जानता हूँ मेरी पोती यह चीज जरूर करेगी। दादाजी की बात सुन ऐश मुस्कुराते हुए हाँ मैं गर्दन हिला देती है। वह अपने बिस्तर पर लेटे हुए मन में सोचती है कि वह अपने हस्बैंड से इस बारे में बात करेगी। अपनी जिंदगी की शुरुआत वह झूठ के साथ कभी नहीं करेगी। यही सब सोचते हुए धीरे धीरे ऐश की आंख लग जाती है। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें। लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।